You are blocked. चलो ठीक। बेसिकली मोटे मोटे कुछ केस लॉस थे जो कल की हिंदू मैनेजमेंट के अंदर रह गए थे। ठीक है जी, एक बार फटाफट 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 वो रिवाइज कर देते हैं। ठीक है जी, फिर जी आगे निकल पड़ते हैं। आज इन हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसको खत्म कर लेते हैं। और हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट को खत्म कर लेते हैं। एक सरला मुद्गल का केस करवाया था, सरला मुद्गल के केस के साथ में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 सुप्रीम कोर्ट का भी केस। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बेसिकली धर्मांतरण करके शादी करने का है, इस्लाम कबूल करके शादी करने का। फैक्टम बैलेट के ऊपर, डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम बैलेट के ऊपर केस है, नंदा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 सुप्रीम कोर्ट। Again, factum valid, which is mentioned under Section 5 as well as under Section 18 of the Hindu Marriage Act, which simply can be referred and cited in the leading case named Nanda Kumar versus State of Kerala. अनिल चौबे नहीं, अनिल चौबे का नहीं, ठीक है जी, अश्वनी हो गया था। एम मल्होत्रा का भी हो गया था। ठीक है जी। चलो जी, फिजिकल इंपोर्टेंसी के लिए गणेश जी वर्सेस हस्तु बैंड का केस है। ये गुजरात हाई कोर्ट का है 1967 का। और मेंटल साइकोलॉजिकल, हाँ जी, गणेश जी वर्सेस हस्तुबेन। ठीक है जी, ये किसके लिए है? फिजिकल इंपोर्टेंसी के लिए। मेंटल और फिजिकल इंपोर्टेंसी के लिए एग्जैक्टली नो केस। होमोसेक्सुअल मैरिजेस के लिए लिख लो कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट। दिस इज एन इंग्लिश केस into which a differentiation between gender and the sex has been differentiated basically। कोर्ट में हो चुका था राइस वर्सेस राइस, महिंद्रा बीकर हो चुका था। एक महिंद्रा वर्सेस सुशीला है, ये अपना सेक्शन 12 निकला था, 12(1) का ए, जिसमें लेडी प्रेग्नेंट होती है, रिस्पोंडेंट प्रेग्नेंट होती है। ये ए ही था क्या? ए तो नहीं था नहीं? हाँ नहीं, ये जो अपना सेक्शन 12(1) का क्या था, ए बी सी डी कौन सा था जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो प्रेग्नेंट है एट द टाइम? डी। ठीक है जी, इसके ऊपर कौन सा है? महिंद्रा वर्सेस सुशीला 1965 सुप्रीम कोर्ट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में बेसिकली एक केस लो जो क्वाइट इंपॉर्टेंट है। However, it is a citation of Bombay High Court 1997, रंजना केजरीवाल वर्सेस विनोद केजरीवाल। तो केजरीवाल वर्सेस केजरीवाल के नाम से भी हम इसको याद कर सकते हैं, फॉर आरटीआर। अच्छा, फॉर जो वाइफ है उसकी जॉब का जो इशू है, जो कल जो हम सुदर्शन सुदर्शन के केस का हम रेफरेंस कर रहे थे, केस का नाम लिख लो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा 1984। ठीक है जी, इसके अंदर सारी की सारी जो कंट्रोवर्सी है कि कोई हिंदू वाइफ बाहर रहकर, दूसरे स्टेट में रहकर, घर से बाहर रहकर जॉब कर सकती है, या उसका जॉब करना जो है विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी कहलाएगा। ठीक है जी। तो जस्टिस कार्ड ने बहुत अच्छी जजमेंट दी है, बहुत अच्छे उनके विचार है बेसिकली। ठीक है जी। और एक बड़ी भयंकर समस्या को उन्होंने हल कर दिया है। एडल्ट्री के लिए जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट 2018। इसको बेसिकली ऑफेंस की कैटेगरी से हटा दिया गया। नाउ इट इज, though it has now not listed into the list of the offense which is mentioned under BNS or IPC. However, it is a ground and a very powerful ground for taking and for asking, requesting divorce from the court। तो था केस। चलो आइडेंटिटी पे हो गया है।
वाइफ हस्बैंड रिजल्ट, ठीक है जी। हाँ, इसमें एक और हेरेडिटरी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, दीपन विता रॉय वर्सेस रोनो ब्रोतो रॉय, सुप्रीम कोर्ट 2015। ये डीएनए टेस्ट के ऊपर बेस है बेसिकली। क्रूरल्टी में है ए जयचंद्र वर्सेस अनिल कौर। चलो जी। फिजिकल क्रूरल्टी पे है अशोक वर्सेस संतोष, वेरी फेमस केस ऑन फिजिकल सेक्सुअल क्रूरल्टी बेसिकली। ठीक है। द वाइफ नेम संतोष ईच एंड एवरी सिंगल टाइम व्हेन द हस्बैंड बेसिकली फेल्ड टू कंप्लीट सेक्सुअल डिजायर्स एंड ऑफ कोर्स द coitus। ठीक है जी। द वाइफ इज इन हैबिट ऑफ cunningly or very miserably pulling the flaccid penis of the husband, जिस कारण से हस्बैंड को बेसिकली बहुत एक्सट्रीम पेन कोज होता है। ठीक है जी। ये दिल्ली हाई कोर्ट का 1983 का भगत वर्सेस भगत का हो चुका है। ठीक है जी। कूपर वर्सेस कूपर्स बड़ा बड़ा फेमस केस है क्रूरल्टी के ऊपर, इंग्लिश केस है। हाँ, सावित्री वर्सेस मूलचंद का केस है। इसमें माँ और बेटे मिलकर पिता को पीटते हैं, पिता और हस्बैंड को पीटते हैं। डेजर्शन में बेसिकली एक अपने ही हाई कोर्ट का केस है, तो इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। अरविंदर कौर, AR अरविंदर कौर वर्सेस हरजिंदर सिंह, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 2007। ठीक है जी। दूसरा लीडिंग केस है डेजर्शन में लक्ष्मण वर्सेस मीना, 1969 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। अगेन देयर इज अ थर्ड वेरी फेमस एंड लीडिंग केस कॉल्ड बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती, सुप्रीम कोर्ट 1957। इंसेनिटी पर अलका वैसे अविनाश हो ही गया है। ठीक है जी। सिजोफ्रेनिया पे हो गया है। सेक्शन 13(1) का 7, वो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ वाला, बेसिक प्रिजम्पशन बाय प्रिजम्पशन ऑफ डेथ वाला। ठीक है जी। उस पे एक केस है बड़ा फेमस। However, it is very difficult to find out on the Google as well as the, into any commentary. Basically, मैं पारस दीवान की बात कर रहा हूँ। केस का नाम लिखिए, निर्मो वर्सेस NIRMO, निर्मो। हाँ, ये बेरट पे लिखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली में बहुत पूछते हैं। निर्मो वर्सेस निकाराम, NIKKARAM, निकाराम वर्सेस, सॉरी वर्सेस 1968 दिल्ली हाई कोर्ट। फिर मैं तो सेक्शन 10 पे केस लिख लो, हीराचंद श्रीनिवास वर्सेस सुनंदा। बिल्कुल हीरे जैसी बात है जिसको सुनना चाहिए। क्या डाइवोर्स मत लो, क्या ले लो, जुडिशियल सेपरेशन ले लो। एरी ट्रेवल ब्रोक डाउन ब्रेकन डाउन ऑफ मैरिज के ऊपर जो इंसेप्शन केस है वो लिख लो, यूसुफ वर्सेस सवरम्मा, YOUUSUF, यूसुफ वर्सेस सौरम्मा, SOWRAMMA, सौरम्मा, केरला 1971। ये केरला के जस्टिस साहब हैं, उन्होंने ये फेमस कोटेशन दी थी कि there are basically no roses which has no thorns, but what you have is only thorns and no roses, better to throw it away basically। कि ऐसा कोई गुलाब नहीं है जिसमें कांटे ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा गुलाब है जिसके अंदर सिर्फ कांटे कांटे हैं, गुलाब नहीं है, फूल नहीं है, तो आप फेंक दीजिए उसको।
ध्यान रखना, ये निर्मोह से निकाराम का जो केस आपको कराया है, यह सेक्शन 13 के एक के साथ में भी मेंशन होता है और सेक्शन 13 के 2 में भी आता है बेसिकली ये। ठीक है जी, प्री एक्ट पॉलीगैमस मैरिजेस पर भी ये पढ़ाया जाता है बेसिकली। हाँ जी। रेपुडिएशन ऑफ मैरिज पे जो स्पेशल राइट है फीमेल के पास, हिंदू फीमेल्स के पास, ठीक है जी, उस पे बड़ा फेमस केस है अपने हाई कोर्ट का, लिख लो, रमेश कुमार वर्सेस सुनीता देवी। समझ गए ना? 13 के 2 का 4, एबीसीडी है चार, शायद चार ही है ना, रोमन 1 2 3 ऐसे। हाँ चार है ना, ठीक है। रमेश कुमार वर्सेस सुनीता देवी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, 2005। सुरेश्ता देवी का कल करवा दिया है, पेरेंट पे भी निशान लगवा दिया था। ठीक है जी, 13 बी के ऊपर कंसेंट विड्रॉल के ऊपर केस लिख लो, हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर। अनिल जैन माया जैन हमने कर दिया था। एब्सोलूट जो है इरिट्राइबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज अलोंग विद आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत फेमस केस है, अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा बिपिन हुर्रा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, इधर भी आ जाता है, ठीक है जी। हावेवर इसको केस के अंदर हुर्रा वर्सेस हुर्रा भी बोलते हैं। 1997 सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 13 बी में एक क्वेरी है कि ये जो 6 महीने का जो पीरियड है, जिसके बारे में ये लिखा है कि एटलीस्ट 6 महीने तक आपको कूलिंग पीरियड देना होगा, जिसको बढ़ा के आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु 18 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। 18 महीने को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ 6 महीने की बात कर लेते हैं कि ये जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड है, क्या ये है मैंडेटरी है? इस पे केस लिख लो, अमनदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, 2017 सुप्रीम कोर्ट। फिर एक केस आता है कि क्या सेक्शन 13 की पिटीशन जो है वो कन्वर्ट करी जा सकती है सेक्शन 13 बी की पनिशमेंट में? क्या डाइवोर्स की पिटीशन म्यूचुअल की पिटीशन में कन्वर्ट करी जा सकती है? केस लॉ लिख लो, किरण वर्सेस शरद दत्त। हम्म, हाँ बिल्कुल। देखो, अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे ना और 142 की करेंगे, तो ध्यान रखना ये सुप्रीम कोर्ट के उसमें लिखा हुआ है, तो हाई कोर्ट ना बोले तो ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक स्पेसिफिक है ये। ठीक है जी। और ये 6 महीने के ऊपर जो लेटेस्ट केस आया है, जो अपना ही लोकल है बेसिकली, इस पे लिखो, अनिल कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल, 2021 सुप्रीम कोर्ट। कस्टमरी डिसोल्यूशन पे लिख लो, कस्टमरी डाइवोर्स पे लिख लो, जो बहुत बार पूछा जाता है, शकुंतला बाई वर्सेस कुलकर्णी, 1989 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा केस लो लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम गोविंद राजू, 1989, कुलकर्णी की ना, हाँ, 1989 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा केस लो लिखो, एम गोविंद राजू वर्सेस के मुनीसामी। पंचायती डाइवोर्स पे अपने स्टेट का लिख लो, बलबीर सिंह वर्सेस बलजिंदर कौर, 2019 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। बलजिंदर कौर, 2019 सुप्रीम कोर्ट। ये पंचायती डाइवोर्स के लिए ध्यान रखना, चाहे पंचायती चाहे कस्टमरी, ठीक है जी। कस्टम अगर प्रूव कर सकते हो देन इट इज ओके। ठीक है जी, अगर कस्टम प्रूव नहीं हो रहे हैं तो आपको कोर्ट में जाके उसको
डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। ऐसे ही पंचायती वाला है, ठीक है जी, पंचायत में करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट में जाके डिक्लेयर कराना पड़ेगा। जो सेक्शन 23 आया है, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस के ऊपर बड़ा फेमस केस है, लिख लो, चंद्रा वर्सेस अविनाश। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, बहुत खतरनाक गंदी वाली लड़ाई होगी, लेकिन फिर वो क्या कर लेते हैं, वो रिजम्पशन कर लेते हैं कोहबिटेशन की, ठीक है जी। तो क्या हो गया, फॉरगिवनेस हो चुकी है, रीइंस्टेटमेंट हो चुका है केस। चंद्रा वर्सेस अविनाश 1967। डिले के ऊपर केस लो, लिख लो, सेक्शन 23 1D में है शायद डिले, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनरीजनेबल डिले नहीं होना चाहिए। अगर अनरीजनेबल डिले है तो भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, इस पे लिख लो। वैसे डिले की बात हो रही है, लेकिन केस का नाम लिख लो, तेजा सिंह वर्सेस सुरजीत कौर। तेजा सिंह ने तेजी नहीं करी। 1962 अपना हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा। सेक्शन 15 के ऊपर लिख लो, अनुराग मित्तल वर्सेस शैली मित्तल। अनुराग मित्तल वर्सेस शैली मित्तल, सुप्रीम कोर्ट 2018। बेसिकली हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हो रहा है, उनका जो भी झगड़ा था उन्होंने सेक्शन 13 में निपटा लिया है, ठीक है जी, डाइवोर्स वाइवोर्स उनका हो चुका है। दोनों फिर ये मिलके, डाइवोर्स मिलने के बावजूद भी ये डिसाइड कर लेते हैं, चलो भाई हम एक दूसरे के खिलाफ अपील नहीं डालेंगे। हस्बैंड उठा के दूसरी शादी कर लेता है, मौका देख के वाइफ अपील डाल देती है। हाँ है ना, चलो ठीक। एक और है, इसी पे लिख लो, 15 पे, चंद्र मोहिनी वर्सेस अविनाश। नामी मोहिनी है, डाइवोर्स के बाद भी मोह रही है। चंद्र मोहिनी, ये या सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, कभी सीधी को लिख दो जाके। चंद्र मोहिनी वर्सेस अविनाश प्रसाद 1967, सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 24 पे, सरोज वर्सेस अशोक, राजस्थान हाई कोर्ट 1988, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1988, राजस्थान हाई कोर्ट है। जो इंटरिम मेंटेनेंस है सेक्शन 24 के अंदर, उस पे अपने हाई कोर्ट का केस लिख लो, स्टार लगा लेना, सरबजीत सिंह वर्सेस चरणजीत सिंह, 1997, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। 97, 1997। एक और है अपने हाई कोर्ट का, बहुत फेमस है, लिख लो जरा, सोहन वर्सेस कमलेश, 1984, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये सेक्शन 24 पे ही है, एडीए हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 25 पे केस लो, लिखो, रमेश चंद्र डागा, डीएजी डागा वर्सेस रमेश्वरी डागा, 2005, सुप्रीम कोर्ट। अगर एक फेमस कोटेशन इस केस की लिखना चाहते हो, तो कोर्ट कह रही है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बाइगेमस मैरिज जो है वो इलीगल हो सकती है, बट इमोरल नहीं, एज फार एज क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेंस इज कंसर्न। यानी बाइगेमस मैरिज भाई इलीगल है, लेकिन फिर भी बाइगेमस मैरिज की, यानी जो दूसरी पत्नी है, वो मेंटेनेंस जरूर क्लेम कर सकती है।
उसमें कोई रोक नहीं है। सेक्शन 25 पे जो कंसेप्ट है कंडक्ट ऑफ पार्टीज, सेक्शन 25 कल हमने पढ़ा था, तो एक बीच में कंडक्ट ऑफ पार्टीज करके आया था। फेमस केस है, अपने हाई कोर्ट का लिख लो, राजेंद्र वर्सेस रोशनी देवी, 1981, अपना हाई कोर्ट। इसमें तो भी है, इसमें तो ओपन तक पीडी इवेंट हाँ, 25 में। में हाँ, कंडक्ट इररिलेवेंट है एज फार एज एंटायरिम मेंटेनेंस इज कंसर्न, ठीक है ना। लेकिन किंतु परंतु अगर 24 का मेंटेनेंस आ रहा है, ठीक है ना, जो एंटायरिम नहीं है, जो बेसिकली 25 में से डिडक्ट होके आपको मंथली मिल रहा है, आप बेसिकली वाइफ्स को या लेडीज को जो मंथली मिलता है, उसमें कंडक्ट काम होता है। लेट्स से बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस कंडक्ट है, ठीक हो गया, कोर्ट फिर, और हम तो देख ही रहे हैं, हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो वीडियोस हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। मैं कल परसों ही देख रहा था कि एक जो हस्बैंड है वो तो टीचर है, वो तो पीटी टीचर है, ठीक है जी, और जो लेडीज है वो ये अपना ये होती है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो तो डॉलर्स में कमा रही है, उसकी 50-60 हजार रुपए सैलरी पीटी टीचर की, ठीक है जी। अब वो क्या है अब वो मेंटेनेंस मेंटेनेंस हस्बैंड से क्लेम कर रही है, ठीक है जी। तो फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो अब वो बैठी हुई है, मस्कारा वस्कारा लगा के, ठीक है जी, रोकना हो उटपटांग सी स्टेटमेंट वगैरह दे रही, तो कोर्ट ने उसको मना कर दिया, आप जाइए यहाँ से, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये क्या हो गया, सेक्शन 24 में ही लिखा है कि जो मीन्स है, संसाधन है हस्बैंड के, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, उसकी इनको भी ध्यान में रखा जाएगा, जो क्लेम कर रहा है जो पिटिशनर है उसके भी संसाधनों को, प्रॉपर्टी को, इनकम को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप इन बाय इंटरप्रिटेशन फॉर मीन्स, ठीक है ना, बाय इंटरप्रिटेशन यदि आप कंडक्ट को इंक्लूड करना चाहते हो तो यस, फॉर पीटी, ठीक है जी। आओ जरा हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर आ जाओ। हम्म, देखो जी, सिंपल सिंपल आ जाओ। यह एक्ट है 30 ऑफ 1956, 17 जून 1956, ठीक है जी। ध्यान रखना, हिंदू एक्ट है, कोई एनफोर्समेंट की डेट नहीं है, ठीक है जी। इट इज नॉट अ मिस्ट्री सिंस, ठीक है जी, क्योंकि हम अपने फाउंडेशन क्लास उसके अंदर डिस्कस करते हैं कि ये भैया अभी तक एनफोर्समेंट में आया है कि नहीं, ठीक है जी। बहुत सारे इश्यूज थे, क्योंकि पूरे तरीके से जो हिंदू कल्चर है, जैसे हिंदू इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को पूरे तरीके से बदलने की एक काम किया गया, जिसका बहुत घोर विरोध किया गया पार्लियामेंट में, कब, 1955 में, ठीक है जी। तो आनन फानन में सम हाउ जो है इसको प्रैक्टिस में डाल दिया गया है, ठीक है जी। वो कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ वो हम फाउंडेशन में डिस्कस करते हैं, पर चलो ठीक है, यहाँ पीटी है इसलिए कंसर्न नहीं है। प्रियम्बल देख लो, एन एक्ट टू अमेंड एंड मॉडिफाई द लॉ रिलेटेड टू द रिलेटिंग टू इंटरस्टेट सक्सेशन अमंग हिंदूज, यस, इंटरस्टेट सक्सेशन कौन सा होता है, इंटरस्टेट सक्सेशन, जो बिना वसीयत के कोई प्राणी मर जाता है उसकी प्रॉपर्टी के नीचे से सक्सेशन होता है, वो कैसे हुआ, यह हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में डिस्कस किया जाता है। सेवंथ ईयर ऑफ रिपब्लिक अंडरलाइन कर लेना। चलो जी, शो टाइटल एक्सटेंड सेम टू सेम है, एप्लीकेशन सेम टू सेम है, हिंदू की डेफिनेशन सेम टू सेम है। डेफिनेशन एग्नेट पे आ जाओ, वन पर्सन इज सेड टू बी एग्नेट ऑफ अनदर इफ द टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन होली थ्रू मेल। देखो जी, ये बेसिकली एग्नेट और कोगनेट कहाँ पर आता है काम, ये आता है जो सक्सेशन हो रहा होता है बेसिकली उसमें काम आता है, ठीक है जी। जब क्लास 1 नहीं बचते, क्लास 2 नहीं बचते, फिर एग्नेट्स में जाता है, और जब एग्नेट्स भी नहीं होते तो फिर कोगनेट में जाता है। जब ना ना क्लास 1 ना क्लास 2 ना एग्नेट ना कोगनेट, तो फिर किस में जाएगा, फिर प्रॉपर्टी एशीट हो जाएगी, ठीक है जी, किसके पास चली जाएगी, सरकार के पास चली जाएगी। ए एग्नेट, वन पर्सन इज सेड टू बी एन एग्नेट, कब बोला जाएगा दूसरे बंदे का वो एग्नेट है, जब दोनों के दोनों रिलेटेड हो थ्रू मेल्स, ठीक है जी।
इसमें एक बहुत फेमस डायग्राम है जो हम बनाते हैं बेसिकली। चलो देखो, ये भी एक गर्ल है, ये भी एक गर्ल है। अब ये देखो कैसे जुड़े हुए हैं, फादर। अच्छा, देख सकते, ऑन कर देता हूँ, अगर उसमें देख पा रहे हो तो देख लो। कितना है वीडियो भी आगे देखिए। अरे स्क्रीन शेयर नहीं करी क्या, यही तो, ये लो, वो तो कौन है कौन है। स्क्रीन शेयर कर दी। आ गया, हाँ। मैं तभी तो कहूँ आज ये ऐसे विंडो नहीं आई। चलो अब आ गया, आवाज वो कर लेना, ठीक है ना। देखो जी, ये दो लड़कियां हैं, गर्ल वन, गर्ल टू, ठीक है। अब ये देखो कैसे रिलेटेड है, इसका फादर, इसका फादर, इसका फादर, इसका फादर। तुम उसमें हो, एडी वाले ग्रुप में हो तुम? हाँ देखो उसमें आई हुई। इसका फादर, इसका फादर, और इनका फादर कॉमन, ये देखो इस हिसाब से। आगे ठीक हो गया। ये देखो, ये लड़की है और ये लड़की है, लेकिन ये कनेक्टेड है या फिर रिलेटेड है एक दूसरे से होली थ्रू मेल, इनको एग्नेट बोला जाएगा। यानी ये जिनका हम रिलेशन चेक कर रहे हैं, ये किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, किसी भी सेक्स के हो सकते हैं, ठीक है ना। वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़का लड़की दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो, बट अगर वो थ्रू मेल कनेक्टेड है तो इनको एग्नेट बोला जाएगा। अगर कहीं पर लेट से मैं यहाँ पर जो है मदर कर देता हूँ, ठीक हो गया। पानी चल रहा है, पाइप लगाई हुई, पानी चल रहा है। ठीक है जी, देखो एक ये होली थ्रू मेल्स नहीं रहा अब, तो ये क्या बन गई, ये बन गए हैं कोगनेट एक दूसरे के। किस तरीके से रिलेटेड है, ये कोगनेटली रिलेटेड है एक दूसरे से। ये बंद कैसे हो गया, कैसे बंद होगा ये, कैसे ऐसे करो, ठीक है। अलिया संताना लो छोड़ दो, सिर्फ ध्यान रखना बी में अलिया संताना लो है। सी कोगनेट हम कर चुके हैं। डी एक्सप्रेशन कस्टम हो चुका है। फुल ब्लड हाफ ब्लड हो चुका है। हेयर एफ means any person male or female who is entitled to succeed to the property of an interstate under this act। और ये पानी चल रहा है, और ये ऊपर चला के आया वो गया वो। ठीक है जी, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट किसको कहते हैं, ए पर्सन इज डीम्ड टू डाई इंटरस्टेट कब, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ विच ही और शी हैज नॉट मेड ए टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन कैपेबल ऑफ टेकिंग इफेक्ट। ठीक है जी, यानी उसने कोई वसीयत वगैरह नहीं बनाई है, तो उस बंदे को क्या करेंगे कि वो इंटरस्टेट मरा है। ये एच छोड़ दो, आई छोड़ दो, नमूदरी लो छोड़ दो, रिलेटेड कर लेते हैं जे। रिलेटेड मींस रिलेटेड बाय लेजिटिमेट किनशिप। जब जब भी कभी भी रिलेटेड की बात आती है, ध्यान रखना ये लेजिटिमेट रिश्तेदारी की ही बात होती है इस पूरे एक्ट के अंदर। प्रोवाइडेड दैट कि इलेजिटिमेट बच्चा जो है वो हमेशा डीम टू बी रिलेटेड रहेगा अपनी मदर से, एंड टू वन अनदर, और एक दूसरे से, एंड देयर लेजिटिमेट डिसेंडेंट, और उनके लेजिटिमेट डिसेंडेंट आपस में, shall be deemed to be related to them and to one another, and any word expressing relationship or denoting a relative shall be construed accordingly. In this act, unless the context otherwise requires, words importing a masculine gender shall not be taken to include females। हाँ जी, हाँ जी। हाँ और उसकी शादी और उस हस्बैंड की डेथ है, तो उसकी प्रॉपर्टी में जो उस वाइफ को हिस्सा मिला
प्रॉपर्टी तो अभी करेंगे, अभी इसमें बताओ ये जो किनशिप जो है या फिर रिलेटेड जो है, इसमें से बताओ। किसी का हाँ जी। वो एक वाइफ है, हस्बैंड मर गया है इसका, अब क्या हुआ? हाँ, इलेस्टिमेट था ना, ठीक है, इलेस्टिमेट चाइल्ड, इल इल चाइल्ड लिख रहा हूँ। हम्म, कुछ टाइम ठीक है। और चल जाता है बच्चों के अलावा, मतलब इस इलेजिबल चाइल्ड के अलावा, right? तो ये जो वाइफ इसी प्रॉपर्टी की इलेजिबल चाइल्ड हिस्सेदार होगा या सिर्फ जो यस, ये सिर्फ इसी से ही रिश्तेदारी कर रहे हैं, इसी से ही रिश्ता है इसका। या पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टी उसी अगेन प्रॉपर्टी यही यही हम पढ़ रहे हैं, यही हम पढ़ रहे हैं कि जो ये जो प्रोवाइडेड, अपन तो ये बता दिया जाता है कि जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है वो हमेशा डीम करे जाएंगे कि वो रिलेट करते हैं अपनी माँ से, सिर्फ माँ लिखा हुआ है, एंड टू वन अनदर, लेट से दो लड़के या एक लड़का एक लड़की हैं, दोनों इलेजिटिमेट है, वो आपस में भी कनेक्टेड माने जाएंगे और अपनी माँ, सिर्फ माँ से कनेक्टेड है। वो तो फीमेल प्रॉपर्टी होती है ना, हिंदू फीमेल प्रॉपर्टी, उसका तो अलग होता है, उसका तो कंसेप्ट ही अलग है, सेक्शन 14, 15, 16 वो तो अलग है, ठीक है ना। वो तो स्त्री धन है, वुमन स्टेट है, क्या है, वो देखा जाएगा, ठीक है जी। चलो, ओवरराइडिंग इफेक्ट सेम है जो सेक्शन 4 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर था। आओ, 5 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 6 पे आ जाओ सीधा। डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 in a joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a co-partner shall by birth becomes a co-partner in her own right, the same manner as the son have the same rights in the co-partnering property as she would have had if she had been a son। ऐसे ही जैसे लड़का लेता है, ठीक है जी। सी सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटीज आ जाएंगी, सी के अंदर लाइबिलिटीज कर लेना, ठीक है जी। सी को कर्ज से भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना, कि कर्ज भी सेम तरीके से लड़के के ऊपर आ जाएगा जैसे लड़कों के ऊपर होता था। एंड एनी रेफरेंस टू द हिंदू मिताक्षरा को शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड ए रेफरेंस टू द डॉटर्स, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है कि 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन हो चुकी है, तो कोई टेस्टामेंट्री या कोई अलाइनेशन हो चुका है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करने। तो एक तारीख को जरा स्टार लगा देना। Any property to which a female Hindu becomes entitled by virtue of shall be held by her with the incident of the proportionary ownership। छोड़ दो इसको, नंबर 3 पे आ जाओ। देखो 3 के अंदर 6(3) के अकॉर्डिंग दो प्रकार से प्रॉपर्टी जाती है। वेर ए हिंदू डाइज, मर जाता है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सेशन अमेंडमेंट 2005, उसका जो इंटरेस्ट है, अंडरलाइन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट फैमिली गवर्न्ड बाय द मदरसर लॉ शैल डिवॉल्व बाय टेस्टामेंट्री और इंटरचेंज सक्सेशन। जो उसका इंटरेस्ट है किसमें, ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में, या तो वो टेस्टामेंट्री जाएगा या फिर इंटरचेंज सक्सेशन जाएगा, एज द केस में भी जो भी केस हो अंडर दिस एक्ट, एंड नॉट बाय सर्वाइवरशिप की, लेकिन किंतु अंडरलाइन कर लो, सर्वाइवरशिप के थ्रू नहीं जाएगा। एंड जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है वो हमेशा डिवोल्व होगी, कैसे, हैव बीन डिवाइडेड, जैसे कि कोई पार्टीशन यानी कोई नोशनल पार्टीशन टेक प्लेस हो चुका है, ठीक है जी। दो चीजें आ गई, इंटरेस्ट आ चुकी है और कोपार्सनरी प्रॉपर्टी आ चुकी है, शेयर आ चुका बेसिकली। एंड जो डॉटर्स हैं वो अलोकेट करी जाएंगी सन के जैसे सेम शेयर, द शेयर ऑफ द प्रीडिसीज सन और प्रीडिसीज डॉटर एज दे वुड हैव गोट had they been alive at the time of the partition shall be allotted to the surviving child of the such predeceased son or such predeceased daughter। ठीक है जी। अगर लड़की नहीं है तो जैसे प्रीडिसीज सन के बच्चों को मिलता है ऐसे ही प्रीडिसीज डॉटर के बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर ऐसे ही तो प्रीडिसीज चाइल्ड ऑफ प्रीडिसीज चाइल्ड ऑफ प्रीडिसीज चाइल्ड है, यानी अगर जैसे पोता खत्म हो जाता था तो पड़ पोते को मिल जाता था, ऐसे ही अगर पोती खत्म हो गई तो पड़ नाती और उनको मिल जाएगा। For the purpose of this subsection, the interest in Hindu Mitakshara partners shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not। ठीक है जी, सिंपल आ जाओ। इसके बाद क्या है, हाँ, 4 के अंदर बेसिकली लाइबिलिटी है। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट ए सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है जी। किस लिए, ताकि वो रिकवरी कर सके किसकी, उधारी की, जो किसने ली है, उसके फादर ने, ग्रैंडफादर ने या ग्रेट ग्रैंडफादर ने। सोलली, केवल ऑन द ग्राउंड, कौन सा ग्राउंड, पायस ऑब्लिगेशन, पवित्र
जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अंडर द हिंदू लॉ, जो भी हिंदू लॉ के अंदर बताई गई हैं, ऑफ सच सन, उस सन की, ग्रैंडसन की और ग्रेट ग्रैंडसन की, टू डिस्चार्ज, उनकी ड्यूटी बन जाएगी। यही लाइबिलिटी जो है अब वो लड़कियों के ऊपर भी आ चुकी है। मैं कल ही जो एक केस देख रहा था, बेसिकली ये एमपी हाई कोर्ट के अंदर वो बता रहे थे कि एक सिस्टर है, जिसने वो जैसे होता है ना, जैसे भात वगैरह लेके चले जाते हैं, जो भी कुछ लेना होता है, पैसे वैसे लेने होते हैं, अपना शादियां वादियां करवानी तो वो अपना करवा के चले जाते हैं। अब वो क्या है, सिस्टर जो है अपने भाई की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग रही है। ठीक है जी। तो अब सिंपल क्या बोलता है जज साहब, कह रहे हैं, मैं कल ही देख रहा था ये, जज साहब क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जिस प्रकार से ये सिस्टर अपने उसमें से मांग रही है, ठीक है ना, ठीक है, तो हम अलाउ करते हैं, ठीक है ना, कि भी जो ये लड़का है ये अपनी बहन से भी मांग रही है, तो बहन क्या करेगी, जिस परिवार में उसकी शादी हो रखी है वहां से प्रॉपर्टी निकाल के अपने भाई के लिए। तो बड़ा बड़ा साइलेंट सा हो जाता है, मतलब कोर्ट के अंदर ना ये स्टेटमेंट बोलते रहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपने एक काम करवा लिया, सेटलमेंट हो चुकी है, सिर्फ क्या है कि आप आपको लालच आ गया तो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। अगर यहाँ से ले रहे हो तो फिर इधर से भी जाए, क्योंकि फीमेल को तो दोनों तरफ से मिलता है आज की डेट में। ठीक है ना, पुरुषों की तरह अबला थोड़ी ना है। अब अबलियां थोड़ी ना है। चलो। हम्म, नहीं नहीं, अब तो दो तरफ से मिलता है, अब तो हस्बैंड की तरफ से भी मिलता है, ठीक है ना, और जो पिता है उसकी तरफ से मिलता है। अरे लो है, ये लो पढ़ रहे हो तुम। हाँ, प्रोवाइड, परंतु यह बता दिया जाता है इन द केस ऑफ एनी डेट, किसी भी उधारी के केस के अंदर जो कि कॉन्ट्रैक्टेड हुआ है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ 2005 की जो अमेंडमेंट थी, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन। ठीक है जी, इस तो सेक्शन इसमें तो आप इसमें तो उसको बाय बर्थ मिली, कौन सा ये, जो इसकी बात जो कर। आपने केस बताया हाँ था हाँ। उसमें बाय बर्थ मिल रहा है उसको। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो शादी वादी होनी थी, जो सेटलमेंट वेटलमेंट होनी थी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो हो चुकी है। शादी के कई साल के बाद भाई उसको सिस्टर को लालच आ गया है, तो पिता से नहीं मांग रही वो, भाई से मांग रही प्रॉपर्टी। अच्छा, वो देश, पार्ट टाइम में ना ना देश, अब पिता है ही नहीं। ठीक है ना। ठीक है, ये देख, कल शायद कल शाम को ही मैं ये देख रहा था, ये रैंडम मेरे उसमें ना शॉर्ट्स में, या फिर मेरी उसमें ऑटोमेटिक वो आ जाती है मेरी फीड में। तो एक तरीके से तो जज साहब कह रहे हैं वो तो ठीक है। हाँ फिर तो ठीक है। हाँ, चेक 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 चेक। हाँ, क्या आ गया, ये कोई भी उधार जो 2005 की अमेंडमेंट से पहले जो फिक्स हुआ है, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन shall affect the right of any creditor to proceed against the son, grandson or great grandson, as the case may be, जो भी केस हो, any alienation made in respect of or in satisfaction of any such debt, any such right or alienation shall be enforceable under the rule of pious obligation। ठीक है जी। यस, इससे पहले का है, ठीक है जी, कोई भी उधार वगैरह, ठीक है ना, जो पायस ऑब्लिगेशन से अलग है उसको क्लेम किया जा सकता है, सीधी सी बात। हाँ, पायस ऑब्लिगेशन का है तो क्लेम किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, पढ़नी तो पढ़ लेना, नहीं पढ़नी तो छोड़ देना। पांच, नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए पार्टीशन, इस पे स्टार लगा लेना। अगर कोई पार्टीशन वगैरह है, ठीक है ना, जो 2005 की अमेंडमेंट यानी 20 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, उसके ऊपर यह एक्ट, यह सेक्शन कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन पार्टीशन का मतलब वही है जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर बताया गया है। ठीक है जी। आओ जरा सेक्शन 6 के ऊपर केसेस लिख लेते हैं, और बाकी बचे हुए ये जो अपना चल रहा है उसके ऊपर भी केस दो लिख लेते हैं। इसमें तो करता भी तो कराना है, करते करते चलो कराए नहीं है। ठीक है जी, नोशनल पार्टीशन में लिखो भंवर सिंह वर्सेस पूरन एंड अदर्स, 2008 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लेटेस्ट रीडिंग लिखो उत्तम सिंह वर्सेस सौभाग सिंह।
चलो जी। चलो बस आगे आ जाओ, एक और लिखो, अनार देवी वर्सेस परमेश्वर देवी, 2006 सुप्रीम कोर्ट। एक और केस लिखो लेटेस्ट, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। हाँ जी, विनीता वर्सेस राकेश शर्मा, 2020 सुप्रीम कोर्ट। आगे आ जाओ जी। 6 A B C छोड़ दो, 7 छोड़ दो, सिंपल 8 पे आ जाओ। जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ द मेल्स, मेल्स के केस में सक्सेशन किस हिसाब से जाएगा, ध्यान रखो। 8 में मेल्स लिखा हुआ है, पहला फर्स्ट, फर्स्ट क्लास हेयर के अंदर जाएगा। अगर फर्स्ट क्लास नहीं है तो बी सेकंड में जाएगा। ना फर्स्ट है ना सेकंड है तो किस में जाएगा, एग्नेट में। ना फर्स्ट है ना सेकंड है ना एग्नेट है तो लास्टली किस में, कोगनेट्स में जाएगा। ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर आ गया 9 के अंदर। जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखे गए हैं वो जितने भी मिल गए सबको बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है जी। और अगर क्लास 1 नहीं है और क्लास 2 में यदि जाना पड़ गया है, ठीक है जी, तो जो एक लाइन में है उनको बराबर मिलेगा, जो एक एंट्री है उसके में बराबर मिलेगा। ठीक है जी। 10 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग्स हेयर्स इन दी क्लास 1 शेड्यूल, कैसे। रूल नंबर 1 क्या है, जो इंटरस्टेट की विडो है, इंटरस्टेट कौन सा, हम समझ गए ना, जिसने कोई वसीयत वगैरह नहीं करी है, अगर वो मर गया है, उसकी विडो है या फिर विडोज है, वो एक भाग लेगी। चाहे एक विडो है तो वो पूरी पूरी एक भाग लेगी, जो भी इतना उस हिस्सा है वो लेगी, ठीक है जी। और अगर लेट से एक से ज्यादा विडो है तो वो टोटल मिला के एक भाग लेगी। दो सर्वाइविंग, ये जो सन है, डॉटर्स हैं एंड मदर्स हैं, वो सारे के सारे एक शेयर लेंगे, ठीक है जी। हाँ जी। हाँ ठीक है, भाभी को चुन्नी उड़ा दी बस, ठीक है। चादर अंगेजी, ठीक है जी। चादर अंगेजी सिर्फ शादी के लिए। अब बताओ, शादी होगी ना, यहाँ हम विडो बोल रहे हैं। जैसे जिससे अब शादी हुई है वो बिना वसीयत के मर गया तो विडो तो बन गई है। अभी सवाल बताओ। हाँ हाँ। तो बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों मर गए ना, है ना। छोटे भाई से शादी हुई तो फिर छोटा भाई भी मर गया, बड़े भाई से शादी हुई तो बड़ा भाई भी मर गया, तो जब बड़ा भाई से शादी हुई तब वो मर गया तो वो भी उसकी विडो थी। हाँ, दोनों में से मिल जाएगा, बिल्कुल। ठीक है ना? शादी अलग चीज है, सक्सेशन अलग चीज है। हाँ, सिर्फ विडो की डेफिनेशन में आना चाहिए, चाहे एक औरत जो है 10 बार विडो की डेफिनेशन में है, 10 साल के अंदर 10 बार मिलेगा। चल, the heirs in the branch of each predeceased son or each predeceased daughter of interstate shall take between them one share। ठीक है जी।
जो एक ब्रांच के अंदर मरे हुए पुत्र पुत्रियों के जो बच्चे हैं वो एक शेयर लेंगे, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है जी। फटाफट अगर इसको देखना चाहें तो सिंपल क्या है, ये बंदा है, ये बिना विल के मरा है, एक विडो है या अनेक विडो हैं तो एक शेयर, वन शेयर ईच हो जाएगा। ठीक है जी। दो सन है, दो डॉटर हैं। ठीक है जी। कितना चला जाएगा, एक शेयर ईच, यानी एक एस, एक दूसरे एस को S1 S2 D1 D2। ठीक है जी। सबको एक एक करके मिल जाएगा। ठीक है जी। सिंपल हो गया। अगर लेट से S1 नहीं है, मर गया, तो इसके जितने बच्चे हैं, जैसे तीन मान लेते हैं, सन 1 सन 2 और डी डॉटर होगी। ठीक है जी। तो जितना इसको मिलना था S1 को, उतना आगे बढ़ जाएगा, यानी इनको भी एक शेयर मिलेगा टोटल। ये बताया जा रहा है सेक्शन 10 के अंदर। ठीक है। तो मतलब अब वो वहाँ की प्रॉपर्टी हिस्सेदार है, तो जो पहले वाले विंडो कहाँ रही फिर वो जब शादी हुई? कितने हैं? जब वो मरेगा तो वो विडो की डेफिनेशन में आ वो जाएगी। हाँ हाँ। यहाँ से तो वो बिल्डा थी, हाँ विडो थी। नशा हाँ और जो फैमिली जब तो शादी करी तो तेरा इधर क्या करेगा, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद बच्चे तो फिर जो मरा है उसके भी तो बच्चे होंगे ना, सिर्फ वाइफ वाइफ के तो बच्चे हैं। ये लो, ये मर गया, ये विडो है। ठीक है, ये देखो ये विडो है, या फिर ये तीनों विडो हैं, उनमें से किसी एक के ये बच्चे हैं, या उसके ये बच्चे हैं, या लेट से इसकी एक विडो थी, इसके ये बच्चे हैं, तो इनको तो मिल ही रहा है। ठीक है ना। ये विडो के लिए है, जिसकी शादी हो रखी है दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, आप विडो कैसे कह सकते हो उसको? विडो को मिलेगा बस। चुन्नी उड़ा के फिर क्या होता है, तेरी पिटाई हो जाएगी, शादी हो जाती है। नहीं मैंने तो बोला, वो कहने चल रहा जब, यहाँ देखो अगेन, तुमने ये बोला कि भाई उस समय विडो थी वो, हाँ ठीक है उस समय मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी, शादी दूसरे घर में यदि हो रही है, तो फिर यहाँ से तो टाइज खत्म हो गई ना, लेडी की खत्म हुई है, बच्चों की थोड़ी ना हुई है। जब शादी कर ली उसने, तो विडो कहाँ रही वो, जिससे शादी हुई थी उसका अलग हिस्सा चल रहा है, उसका अलग शेयर है, जिससे जो मर गया उसका अलग शेयर चल रहा है, तो तुम मिक्स क्यों कर रहे हो? प्रॉपर्टियां प्रॉपर्टियां इकट्ठी करवा रहे हो क्या उसकी? एक भाई के साथ शादी थी, ठीक है ना, उसकी वाइफ थी वो खत्म हो गया, तो जिनके कस्टम में मतलब जिनके रीति रिवाज में कस्टम है कि भाई चादर अंगेजी हो जाती है, तो दूसरे के साथ, तो फिर उसकी वाइफ बन गई ना वो। ठीक है ना। सिंपल है। जो उधर से बड़े भाई की प्रॉपर्टी में से हिस्सा आ रहा था उसको मिला कब तक, जब तक वो विडो का स्टेटस होल्ड करती है, जैसे ही इधर शादी हुई विडो का स्टेटस खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये तो फिर बिजनेस बन जाएगा, इससे बढ़िया बिजनेस का आइडिया क्या हो सकता है? ये अमेरिका में बहुत चलता है, आपने एक बड़ा फेमस वीडियो देखा होगा, कोई ये टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है, और वो जो है वीडियो बना के शॉर्ट बना के अपनी 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 डाइवोर्स का मतलब वो मना रही होती है, पूरी डाइवोर्स की पार्टी होती है, पता नहीं क्या है वो, अजीब सा कल्चर शुरू हो गया बेसिकली अमेरिका में। वो बड़ी खुश होती है कि भाई मैंने जो है डाइवोर्स ले लिया है ना, फ्री, मैं आजाद हूँ, और मैं फ्री अमेरिका या फिर अमेरिकन ड्रीम का हिस्सा बन चुकी हूँ। ठीक है जी। फिर उसका हस्बैंड का उसको, या फिर हस्बैंड के वकील का उसको कॉल आता है, या फिर उस लेडी के वकील का कॉल आता है कि तेरे को जो है बच्चों की कस्टडी भी मिल गई है, लेकिन प्रॉपर्टी में से, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से आधा शेयर नहीं मिला है, और बच्चों की कस्टडी तेरे पास है, तू ही संभालेगी। फिर वो रोने लग जाती है, नहीं ये तो गलत है, ये समाज बहुत गलत है, ये अमेरिकन ड्रीम बहुत गलत है, ठीक है, ये लॉ बहुत गलत है, ठीक, ये बिजनेस बन जाएगा। ठीक है ना। सही। फिर नेचुरल मृत्युज नहीं होगी। ठीक है ना। एक एक मूवी बनी थी ना उसकी, जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा थी, जिसमें वो अलग अलग शादियां करती है, और वो मतलब
रहस्यमय परिस्थितियों में उसके अलग अलग 7 या 8 प्रतिशत या 7 से शायद 7 खून माफ, है ना, ऐसे आई थी। जिसमें वो था, वो गाना था, डार्लिंग आंखों को आंखों में आंखों का होने, पता नहीं क्या ऐसे कुछ था। उषा उत्तुप की आवाज थी। ठीक है जी। यो बिजनेस बन जाओ, ऐसे नहीं करना। पहले ही हिंदू मैरिज एक्ट ने बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज है उसका सत्यानाश किया हुआ है। और हो जाएगा। चलो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर रेफर टू इन रूल 3, among the heirs in the branch of the predeceased son shall so made that his widow or widows together and the surviving son and daughters get equal proportion. Yes, सीधा सिंपल क्या बता रहे हैं, देखो, ये सक्सेशन कब खुला है, जब ऑलरेडी S1, अपनी स्क्रीन में देख लेना, जो ऑलरेडी S1 है वो खत्म हो चुका है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये जो फादर है इसका, ये अब खत्म हुआ है, यानी अब सक्सेशन खुलेगा। ठीक है ना। इन बिटवीन क्या है, इसकी विडो है, इसके बच्चे हैं। ठीक है ना। तो जो इसका शेयर रहेगा वो अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा, एक विडो का, एक सन 1 का, एक सन 2 का, एक सन 3 का, सॉरी, डी का। ठीक हो गया इधर। इस हिसाब से चलेगा। कंसेप्ट थोड़े से क्या है, टेक्निकल है ये, ठीक है ना, और बहुत समय लगता है इनको। क्रैश कोर्स में तो क्या है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई सबने पढ़ा हुआ है, तो बस क्या है, उसको रिवाइज कराने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। अमंग द हेयर्स, नंबर 2 पढ़ रहा हूं, अमंग द हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ द प्रीडिसीज डॉटर शैल बी सो मेड दैट द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स गेट इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है जी, उनको भी इक्वल मिल जाएगा। 11, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 2। क्लास 2 में कब मिलेगा, जब क्लास 1 नहीं होगा। ठीक है जी, और वो किस हिसाब से होगा, जैसे 12 में बताया गया है। ऑर्डर, रूल नंबर 1, ऑफ द हेयर्स द वन हु हैज फ्यूअर और नो डिग्री ऑफ डिसेंट इज प्रेफर्ड। ठीक है जी। अब क्लास 2 में बेसिकली ये स्पेसिफिक होता है, एक बार नीचे देख लेते क्लास 1 क्लास 2, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। अगर इसके अंदर है तो, नहीं है तो फिर मुश्किल। हाँ है, चलो देखो जी। क्लास 1 में देख लेना टोटल कितनी एंट्रीज हैं। ठीक है ना। सही। देखो, एक ब्रैकेट आई हुई है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको ब्रैकेट दिखाई देगी। ब्रैकेट के अंदर कितनी एंट्रीज हैं, कितने रिलेशन हैं, ठीक है जी, वो चेक करोगे आप। ठीक है ना। ब्रैकेट के ऊपर नंबर डाला हुआ है, ऐसे अपने ब्रैकेट के अंदर देख लेना, नीचे रेफर कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि ये कब इंक्लूड हुए हैं, 2005 में इंक्लूड हुए हैं। ठीक है जी, और कौन कौन से रिश्तेदारी इंक्लूड हुई है। ठीक है जी। आपको टोटल नंबर, ओरिजिनल टोटल कितना था, यानी इस ब्रैकेट से पहले कितने थे, ठीक है जी, और ब्रैकेट के बाद कितने आए, और टोटल अब कितने हो गए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बन जाता है। क्लास 2 स्पेसिफिक है। क्लास एंट्री नंबर 1 है फादर, एंट्री नंबर 2 है सन्स डॉटर्स, सन बेटे की बेटी का बेटा। ठीक है जी। सिंपल इस हिसाब से चलता है। अब क्या है, जो जितना नजदीक रहेगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, सीधी सिंपल सी बात है। और दूसरा हम ये कर लेते हैं, मान लो जैसे क्लास 2 के अंदर एंट्री नंबर 1 है और एंट्री नंबर 2 भी है, तो एंट्री नंबर 1 को ही मिल जाएगा सारा का सारा, एंट्री नंबर 2 को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। लेट्स से ऐसे ही एंट्री नंबर 1 नहीं है, एंट्री नंबर 2 है और एंट्री नंबर 3 है, तो एंट्री नंबर 2 में जितने हैं ये, जैसे एक सन डॉटर्स सन, दूसरा सन डॉटर्स डॉटर, तीसरा ब्रदर, चौथा सिस्टर, ठीक है, इनको बराबर बराबर बढ़ जाएगा सब। ये क्या करेंगे, बाकी जो बचे हुए सारे के सारे हैं, जो एंट्री नंबर 3, 4, 5 में लिखे हुए उनको सबको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक हो गया, इस हिसाब से चलेगा। चलो वापस रिज्यूम कर लो। हाँ, ऑफ द 2 हेयर्स, 2 हेयर्स बच गए हैं। द वन जो फ्यूअर और नो डिग्री पर है, ठीक है जी, असेंट की ऊपर चढ़ते हुए इज प्रेफर्ड, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जहां पर नंबर ऑफ द डिग्रीज ऑफ असेंट इट्स द सेम और नन, दो हेयर इज प्रेफर्ड हु हैज फ्यूअर और नो डिग्री टू दिस डिसेंट। ठीक है ना। जो नीचे वाली जो डिग्री चल रही उनमें जो डिसेंट है, ठीक है जी, उनको मिलेगा। जो फ्यूअर रहेगा, जो लेसर रहेगा, उसको। रूल नंबर 3, वेयर neither hair is entitled to be preferred to the other under rule 1 and rule 2, they take simultaneously। जो बाकी बच गए हैं वो बराबर बराबर उनको मिल जाएगा सब। बट ये ध्यान रखना, ये क्लास 2 की बात कर रहे हैं हम, क्लास 1 तो ऊपर हो चुका है। क्लास 1 पे देखो कौन कौन से सेक्शन बात कर रहे हैं, 8, 9, 10, 11, सॉरी 10 बस। ठीक है ना, 11, 12,
जो है आपकी क्लास 2 की बात कर रहे हैं। 13 बाहर निकल जाओ, क्लास 1 क्लास 2 से। कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री या फिर दोनों को इंक्लूड कर लो। फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग द एग्नेट और कोगनेट रिलेशनशिप शैल बी रिकॉन्ड फ्रॉम द इंटरस्टेट टू the here in the term of degrees of ascent or degrees of descent और both as the case में भी जो भी केस रहे, ठीक है जी, वो देखा जाएगा सिंपल। और क्या है, जिस जहां से काउंटिंग कर रहे हो उसको भी एक जनरेशन एक डिग्री मानोगे और उससे काउंटिंग करना शुरू। डिग्री ऑफ असेंट एंड डिग्री ऑफ डिसेंट शैल बी कंप्यूटेड इंक्लूसिव ऑफ इंटरसेट, वही बात है जी, इंक्लूसिव करना पड़ेगा। एवरी जनरेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिग्री, जितनी भी जनरेशन है वो डिग्री बना रही है। और ईदर असेंडिंग, या फिर ऊपर चढ़ते हुए या फिर डिसेंडिंग नीचे गिरते हुए, ठीक है जी। 14 नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू। फीमेल हिंदू का भी बड़ा भारी कंसेप्ट है, ठीक है जी, इसको भी साथ साथ में निपटा लेते हैं केस लॉज के साथ में। हम्म फीमेल प्रॉपर्टी होते ही आपका ये हिंदू सक्सेशन एक्ट खत्म हो जाएगा। आज ही गार्जियनशिप और माइनॉरिटी एक्ट निपटा लेंगे, ठीक है जी, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। अगर समय बचेगा अपने पास तो आज हम अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट भी शुरू करते हैं। जैसे अडॉप्शन निपटा लेंगे, कल क्या रहेगा, कल 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 की क्लास लगेंगे, ठीक है ना, देख लेना आना हो तो आ जाना, क्योंकि वरना फिर मैं आराम से रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली डाल दूंगा उसको। सही। कल जो है हिंदू लॉ पूरा कंप्लीट करके फिर सीधा सिंपल हम मुस्लिम लॉ शुरू कर देंगे, ठीक है। मुस्लिम में बहुत स्पीडली करना पड़ेगा, बहुत सारे डायग्राम वगैरह है, ठीक है जी। और बेसिकली क्या, क्रैश कोर्स में समझने वाला कुछ भी नहीं है। चलो, एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय एक हिंदू फीमेल, कोई प्रॉपर्टी पोजेस करके रखी हुई किसके द्वारा है, फीमेल हिंदू के द्वारा। वेदर एक्वायर्ड बिफोर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले या इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद। शैल बी हेल्ड बाय हर, वो हेल्ड किसके द्वारा करी जाएगी, उसके द्वारा, उस लेडी के द्वारा। एज फुल ओनर, कैसे, अंडरलाइन, फुल ओनर के जैसे। देयर ऑफ एंड नॉट एज ए लिमिटेड ओनर, और लिमिटेड ओनर के जैसे नहीं। एक्सप्लेनेशन, इस सबसेक्शन, इन दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन में प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है बोथ मूवेबल इमूवेबल, अंडरलाइन मूवेबल इमूवेबल, एक्वायर्ड बाय हिंदू फीमेल, कैसे, अंडरलाइन करते हुए और नंबर डालते हुए चले जाना। इनहेरिटेंस नंबर 2, ना सॉरी नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, पार्टीशन 3, इन lieu of maintenance 4, in lieu of areas of maintenance 5, or by gift 6, फ्रॉम एनी पर्सन वेदर रिलेटिव और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्तेदार से मिला है या फिर किससे मिला है। बिफोर, एट और आफ्टर हर मैरिज, कोई फर्क नहीं पड़ता है शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद। और बाय हर ओन स्किल, क्या उसकी खुद की स्किल से या एक्सर्शन से मिला है, उस अपने खुद के प्रयासों से मिला है। और बाय परचेज या फिर परचेज से मिला है। और बाय prescription या फिर prescription से मिला है। और इन एनी अदर मैनर whatsoever एंड ऑल्सो एनी सच प्रॉपर्टी हेल्ड बाय स्त्रीधन, स्त्रीधन को अंडरलाइन करके उस पे अलग नेक्स्ट नंबर डाल देना, ठीक है ना, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर स्त्रीधन की बात करोगे तो ये कैसा, यह एक्ट कमेंस होने के बाद, ठीक है जी। ये सारी चीजें हैं, देखो ये वाली प्रॉपर्टियां अगर फीमेल ने होल्ड करके रखी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता इस एक्ट के शुरू होने से पहले या एक्ट के शुरू होने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद। सही, स्त्री धन बन गया है वो। Number 2, nothing contained in subsection 1 shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will or other instrument of the decree, order or award prescribe a restricted estate. Yes, कोई भी कागज, कोई भी डिग्री, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट मिल रही है किसी फीमेल को, तो वो सेक्शन 14(1) में शामिल नहीं होगा। लेट्स से पर से कागज के थ्रू जो है किसी वुमन को लिमिटेड एस्टेट मिल रही है, ठीक है जी, तो यस वो स्त्री धन नहीं है। क्यों, 14(1) का लास्ट लाइन क्या लिखा है, लास्ट वर्ड, नॉट एज ए लिमिटेड ओनर, वो लिमिटेड ओनर की तरह प्रॉपर्टी नहीं रखेगी। लेकिन एक कागज है जिसके थ्रू प्रॉपर्टी मिल रही है किसी फीमेल को, उस कागज में लिखा हुआ है कि लिमिटेड ओनर रहेगी, तो 14(1) में शामिल नहीं होगा, 14(2) में चला जाएगा। ठीक हो गया। 15, जनरल रूल क्या रहेंगे सक्सेशन के इन केस ऑफ हिंदू फीमेल, ठीक है जी, हिंदूज का सक्सेशन, मेल्स का सॉरी हिंदू फीमेल्स का सक्सेशन 15-16, मेल्स हिंदू का सक्सेशन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू फीमेल, जो कि बिना वसीयत के मरती है, शेल डिवोल्व, वो डिवोल्व होगा अकॉर्डिंग टू द रूल सेट आउट इन सेक्शन 16। फर्स्टली अपॉन द सन्स एंड डॉटर्स इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसेस सन और डॉटर एंड द हस्बैंड। बिल्कुल सही बात है जी। सबसे पहले कहाँ जाएगा,
बच्चे बच्ची पर जाएगा, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ एनी प्रीडिसीजन, और पोते पोती पे भी जा सकता है। एंड हस्बैंड, तीसरा लिखा हुआ है कौन, हस्बैंड। सेकेंडली फिर उसके बाद अपॉन द हेयर ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के हेयर पर। थर्डली अपॉन द मदर ऑफ मदर एंड फादर। फोर्थली अपॉन द हेयर्स ऑफ द फादर। एंड लास्टली अपॉन द हेयर्स ऑफ द मदर। ठीक है जी। अब किस हिसाब से जाएगा एक बार 16 देख लेते हैं। ऑर्डर क्या रहेगा, रूल वन, अमंग द हेयर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15, दोज जो पहली एंट्री में है वो प्रेफरेंस पा जाएंगे दूसरी एंट्रियों से, एंड दोज जो इंक्लूडेड है सेम एंट्री के अंदर वो साइमल्टेनियसली, उनको साइमल्टेनियसली मिल जाएगा। ठीक हो गया, बच्चा भी है बच्ची भी है, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली ले लेंगे। ठीक है ना, बच्चा बच्ची भी है, हस्बैंड भी है, ठीक है जी, और क्या है, सीधा सिंपल, नीचे हस्बैंड के हेयर्स भी हैं, तो हस्बैंड के हेयर्स जो एंट्री नंबर 2 है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, जो पहली एंट्री में उनको बराबर बराबर मिल जाएगा। रूल नंबर 2, इफ एनी सन या फिर डॉटर किसका, इंटरस्टेट का, ठीक है जी, हैड प्री डिसीज द इंटरस्टेट, उस फीमेल से पहले, अपनी मम्मी से पहले ही कोई बच्चा मर गया, और क्या छोड़ के, लीविंग हिज और हर ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चे छोड़कर, अलाइव एट द टाइम ऑफ द इंटरस्टेड डेथ, जब वो लेडी मरी उसकी डेथ के समय। अब ये जो बच्चे हैं उस लड़के के या उस लड़की के, शेल टेक बिटवीन देम द शेयर विच सच सन और डॉटर वुड हैव टेकन इफ लिविंग एट द इंटरस्टेड। बिल्कुल ठीक जैसे लड़कों को मिलता था, ठीक है ना भाई, लड़का खत्म हो गया, पिता की मृत्यु बाद में हुई, अब पिता की मृत्यु के बाद सक्सेशन खुलेगा तो कोई बात नहीं, जो बच्चा मरा है उसके बच्चों को भी मिलेगा, सीधा सिंपल उनको एक शेयर मिल जाएगा। रूल नंबर 3, द डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरस्टेट ऑफ द हेयर्स रेफर टू इन क्लास बी, डी एंड ई of subsection 1 and subsection 2 of section 15 shall be in the same order and according to the same rule as would have applied to the property had been the father's। yes, क्यों, क्योंकि एक बार 15 में दोबारा से आ जाओ, 15 के 2 में आ जाओ। एनी प्रॉपर्टी जो कि इनहेरिट करी गई है किसी फीमेल हिंदू के द्वारा, कहां से, फ्रॉम हर फादर और मदर, शेल डिवोल्व, वह डिवोल्व होगी, इन एब्सेंस, जब कोई बेटा बेटी नहीं है, कोई प्रीडिसीज बेटा बेटी के बच्चे नहीं हैं, ठीक है जी, नोट अपॉन दी अदर हेयर, तो हस्बैंड के पास नहीं जाएगी। अगर वो प्रॉपर्टी लड़की को कहाँ से मिल रही है, लड़की को अपने पिता या माँ से मिल रही है, तो वो प्रॉपर्टी अगर उस लड़की को आगे लड़का लड़की नहीं है तो वो आगे उसके हस्बैंड को नहीं जाएगी। हालांकि तीसरी एंट्री है, एक एंट्री के अंदर तीसरा आइटम है ये, ठीक है जी, हस्बैंड को नहीं जाएगा। हस्बैंड को कब मिलेगा, सिर्फ एक ही सूरत मिलेगा जब उसके बच्चे बच्ची भी, अगर बच्चा बच्ची नहीं है तो प्रॉपर्टी देखी जाएगी कि इस फीमेल हिंदू के पास प्रॉपर्टी कहां से आई। अगर इसी फीमेल हिंदू के पास प्रॉपर्टी उसके सगे माँ बाप से आई है तो प्रॉपर्टी वापस फैमिली को चली जाएगी, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ predeceased son और डॉटर, नोट अपॉन द अदर हेयर्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। ठीक है जी, आगे आ जाओ बी पे। एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड, अगर फीमेल हिंदू के पास प्रॉपर्टी आई है अपने हस्बैंड से या फिर अपने फादर इन लॉ से, वह डिवोल्व हो जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ बेटा बेटी ऑफ द predeceased इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ एनी predeceased डॉटर, यानी पोता पोती भी नहीं है, ठीक है जी, और बेटा बेटी भी नहीं है, तो नॉट अपॉन द अदर हेयर्स, तो किसी दूसरे हेयर पर नहीं जाएगी, अपितु हेयर्स ऑफ हस्बैंड पे जाएगी। सिंपल हो गया, ये आपका फीमेल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट हो चुका है। एक बार लीडिंग केसेस लिख लो, ठीक है जी। देखो जरा बेयर एक्ट में ही काफी केस मिल जाएंगे इसके। अच्छा हाँ, सेक्शन 8 के नीचे एक केस है, वो लिख लो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सेक्शन 6 देख लो, सेक्शन 6 के नीचे कमेंट्स में गुरुपद हीराबाई का केस होगा, उसको अंडरलाइन कर लेना। मेरा कमेंट्स में सेक्शन 6 जहां खत्म हो रहा है नेक्स्ट पेज पे, मेरे पास पेज नंबर 36 है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज है जहां पर कमेंट्स शुरू हो रहे हैं। मिल गया। सेक्शन 8 के नीचे कमेंट्स में आपको केस मिलेगा, CWT वर्सेस चंद्रसेन, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस चंद्रसेन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गड़बड़ वाला केस भी है, ये बहुत प्रैक्टिस होता है बेसिकली, और इसके प्रैक्टिस होने से बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट होती है। एक होता है ना जैसे कि ओल्ड स्कूल चल रहा होता है प्रैक्टिस का, तो ओल्ड स्कूल के अंदर ये बड़ा फेमस ओल्ड लीडिंग केस है, ओरिजिनल गैंगस्टर है। सेक्शन 14 पे आ जाओ, सेक्शन 14 के पीछे
कमेंट्स में आपको केस मिलेगा वी तुलसम्मा वर्सेस शेषा रेड्डी। ठीक है जी, अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लो। दूसरा केस मिलेगा मंगला वर्सेस रत्नो, अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लो। तीसरा केस मिलेगा आपको सुलभा वर्सेस अभिमन्यु, अंडरलाइन करो, स्टार लगा लो। बट ध्यान रखना ये उड़ीसा हाईकोर्ट का है, तो थोड़ा सा छोटा स्टार लगाना। नेक्स्ट केस लो, लिखो गुम्फा, GUMPHA, गुम्फा वर्सेस जयबाई, 1994। तुलसा शेषा रेड्डी का हो चुका है। लिखो, नेक्स्ट केस लो, लिखो, स्टार लगाना। सुभाकर राव, SUBHAKAR, सुभाकर राव वर्सेस पार्वती बाई, 2010 सुप्रीम कोर्ट, 2010 2010 सुप्रीम कोर्ट, पार्वती बाई। नेक्स्ट लिखो, ये वसीयत के लिए है, कर्मी वर्सेस अमरू, KRMI, कर्मी वर्सेस अमरू, AMRU, अमरूद का अमरू, सुप्रीम कोर्ट, 1971। बहुत बार पूछ लेते हैं हरियाणा में। एक केस, नेक्स्ट केस लो, लिखो, चिरोटे, CHEROTTE, चिरोटे सुगाथन, SUGATHN, सुगाथन वर्सेस चिरोटे भरथी, भारती या फिर भराती, 2008 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर सीधा सिंपल ये लिखा कि एक बार कोई फीमेल हिंदू ने प्रॉपर्टी होल्ड कर ली, वो प्रॉपर्टी स्त्री धन बन गया, और एज ए अनलिमिटेड ओनर प्रॉपर्टी होल्ड कर ली है, तो वो दूसरी शादी कर ले, तीसरी शादी कर ले, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार वो प्रॉपर्टी फीमेल की हो गई, हिंदू फीमेल की, बस उसकी हो गई है। अब कोई उसे प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता है। अच्छा, ठीक है जी, आओ जरा फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं सेट। 16 हो गया, 17 हो गया, 18। फुल ब्लड प्रेफरेंस मिलेगी हाफ ब्लड से, बिल्कुल सही बात है जी। जो हाफ ब्लड वाले हैं, हाफ ब्लड सिस्टर, मम्मियां अलग होती है जब, ठीक है ना। जो अगर ऐसे भाई बहनों लेट से देनी पड़ जाए, तो फुल सगे भाई या सगी बहन को दिया जाएगा, बजाय सौतेले भाई या सौतेली बहन को देने। मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ टू हेयर, स्टार लगा लो। बहुत बार क्या, हर बार पूछा जाता है। अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट में से सवाल आ रहा है, ठीक है जी, और HPSC को सेक्शन 6, 8, 13 में से फुर्सत मिल गई, 14, 15, 16 में से फुर्सत मिल गई, तो पक्का 19 में से आएगा। सिंपल, चाहे रटना है तो रट लो। सीधा ए पढ़ रहा हूं, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड कैसे मिलेगा इन दिस एक्ट, पर कैपिटा मिलेगा एंड नॉट पर स्ट्राइप्स। ठीक है ना। अभी हमें पूछा पर कैपिटा पर स्ट्राइप क्या होता है, ठीक है जी। पर कैपिटा का मतलब पर हेड, पर स्ट्राइप मतलब जो एक स्ट्राइप में है, एक पट्टी में है, उनको बराबर बराबर, ठीक है जी। बी, उनको एज ए टी नेट इन कॉमन मिलेगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, उनको एज ए टी नेट इन कॉमन, TIC मिलेगा उनको, ना एज ए, ना के ज्वाइंट टी नेट होने के नाते। ठीक हो गया। बड़े कंसेप्ट हैं। अब सेक्शन 19 के साथ में जब हम फाउंडेशन की क्लास लगाते हैं, तो सेक्शन 27 ही हिंदू में रिजेक्ट से शुरू करते हैं। हिंदू में रिजेक्ट सेक्शन 27 में, सेक्शन 19 सक्सेशन एक्ट शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। 3 प्रकार की प्रॉपर्टियां बताई थी, टीनेंट इन कॉमन वाली, ज्वाइंट टीनेंट वाली, और वो तीसरी, ठीक है ना, जो शादी के समय दोनों इकट्ठे होल्ड करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, फेरों के बाद, या फेरों पे बैठे हैं, या फिर जैसे वो लगा देते, चेयर लगा देते हैं, ताज सा लगा देते हैं, उसके ऊपर बैठे रहते हैं। ठीक है जी। लेट से बहुत अमीर घराने की शादी हो रही है, ठीक है जी, बड़े बड़े गिफ्ट आ रहे हैं, ठीक है जी, दोनों हाथ करके बैठे हुए हैं। कोई अंबानी टाइप का बंदा आया है, ठीक है ना, पता नहीं कितने 100 करोड़ का एक फ्लैट की चाबी उनको गिफ्ट कर गया, तो बताओ ये चाबी, ये किसकी, किसके नाम है ये?
ये वाइफ या फिर हस्बैंड, दोनों। ठीक है ना, ये तीसरे प्रकार की प्रॉपर्टी जो 27 के अंदर है। बट हाँ, यहाँ पे डिस्कस नहीं करते उसका, ठीक है ना। ये ध्यान कर लेना। 20 चाइल्ड इन द वूम। देखो 20, 20 के आगे पेट बना हुआ है जीरो का। ए चाइल्ड हु वाज इन द वूम एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ एन इंटरस्टेट एंड हु इज सब्सिक्वेंटली बोर्न अलाइव शैल हैव द सेम राइट टू द इनहेरिट टू द इंटरस्टेट एज if he or she had been born before the death of the intestate, and the inheritance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of the। बिल्कुल सही बात है, सीधा सिंपल। जो चाइल्ड इन द वूम है, ठीक है जी, तो उसको भी ऐसे ही मान लिया जाएगा जैसे वो भी हिस्सेदार है, और अगर वो जिंदा पैदा हो गया तो उसको भी हिस्सा मिल जाएगा। प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, यस, अगर इकट्ठे ही कुछ लोग मर जाएंगे तो ध्यान रखना, जो डिग्री में और जो एज में छोटे रहेंगे उनको मान लिया जाएगा कि वो सर्वाइव कर गए एल्डर्स। वेयर टू पर्सन्स हैव डाइड इन circumstances rendering it uncertain, कि अनसर्टेन हो गया है कि कौन बंदा पहले मरा है, ठीक है जी, किसने किसको सरवाइव किया है, ठीक है ना। तो लास्ट लाइन, दैट यंगर सर्वाइव द एल्डर, के जो जवान था उसमें, ठीक है ना, एक कम जनरेशन का था वो बाद में मरा है, ओल्डर जनरेशन का या फिर जो ज्यादा एज का था वो पहले मर गया, यंगर बाद में मरा है, ठीक है जी। आओ जी, प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। देखो जी, इसके अंदर प्रीएम्पशन का राइट वगैरह बताया गया है। वेदर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एन इंटरेस्ट इन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में किसी भी इंटरस्टेट की, और या फिर सर्कल कर लेना, इन एनी अदर बिजनेस, किसी बिजनेस के अंदर जो कि कैरिड किया जा रहा हो बाय हिम, और हर हर भी आ चुका है, तीसरे और को भी जरा सर्कल कर लेना। वेदर सोलली और इन कंजंक्शन, या तो अलग अलग या फिर इकट्ठे होकर विद अदर्स, दूसरों के साथ। डिवोल्व अपॉन टू और मोर हेयर्स, क्या करता है, डिवोल्व हो जाता है दो या दो से ज्यादा हेयर्स के पास, स्पेसिफाइड जो कि करे गए हैं क्लास 1 किसमें, शेड्यूल के अंदर। एंड एनी वन ऑफ सच हेयर्स proposes टू ट्रांसफर हिज और हर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और बिजनेस, द अदर हेयर शैल हैव ए प्रेफरेंशियल राइट, जो अदर हेयर है उनका प्रेफरेंशियल राइट रहेगा कि वो एक्वायर कर सके इंटरेस्ट प्रपोज टू बी ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर किया जा रहा है। लेट्स से एक ही फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी बेचने की बात हो रही है, ठीक है जी। मान लो 4 भाई है, एक छोटा भाई है, उसके पास संसाधन नहीं है, वो अपने बच्चों की शादी करना चाह रहा है, ठीक है जी। तो अब वो जमीन बेचने की बात कर रहा है, ये जो बड़े भाई हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदने का अख्तियार उनके पास, इसको बोलते हैं प्रीएम्पशन करें। ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है ताकि घर की प्रॉपर्टी घर में रहे। ये प्रीएम्पशन, EMPTION, प्रीएम्पशन, ठीक है जी। नंबर 2 पढ़ लो। सीधा सिंपल सी बात है, देखो जो मार्केट रेट है वो दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि प्रीएम्पशन का राइट मिल गया है तो आपको कम रेट में मिलेगा ना। मान लो दो बड़े भाई हैं जो झगड़ा कर रहे हैं छोटे भाई से, नहीं तू प्रॉपर्टी मुझे बेच, मैं तेरी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मैं तेरी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, तो झगड़ने की बात नहीं है, उसको प्रॉपर्टी बेच देगा छोटा भाई जो बढ़िया रेट लगाएगा। और लेट से अगर ये मुकदमा कोर्ट के पास आ गया किसी तरीके से कि बढ़िया रेट किसने लगाया, प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, तो मार्केट रेट जो है उसके बिहाफ पर जो है फिर रेट इंक्रीजमेंट की बात होती है। सिंपल आ जाओ। 25, मर्डर डिस्क्वालिफाइड, जिस किसी ने भी मर्डर कर दिया, ध्यान रखना मर्डर डिस्क्वालीफाई होगा। ए पर्सन हु कमिट्स मर्डर और अबेट्स द कमीशन ऑफ मर्डर शेल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन मर्डर, ठीक है जी। जिसने मर्डर किया है उसकी प्रॉपर्टी में से फिर इनहेरिट नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर्टी में से में हिस्सेदारी नहीं आएगी उसकी। और एनी अदर प्रॉपर्टी इन फर्दरेंस ऑफ द सक्सेशन टू व्हिच ही और शी कमिटेड और अबेटेड द कमीशन ऑफ द मर्डर, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। 26, कन्वर्टर के डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो कन्वर्टर है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, कन्वर्ट करने के बाद जो उस धर्म के जो बच्चे होंगे वो डिस्क्वालीफाइड होंगे, वो अब दादा लाई प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं लेंगे। सिंपल, पढ़ो चाहे मत पढ़ो। 27, सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालीफाइड, जब हेयर ही डिस्क्वालीफाइड हो जाए तो सक्सेशन कैसे। क्या है उसका जो प्रॉपर्टी राइट होगा वो वापस चला जाएगा। जिसने कन्वर्ट किया है उसको तो उसको तो मिलेगा मिलेगा, शेयर, हाँ, उसको मिलेगा। उसका डेथ हम्म। उस प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर। लेट्स से जो उसको बेसिकली क्या है वो उसका बन जाएगा, आप ये बोल रहे हो। फिर फादर, सन 1, सन 2, सन 3, सन 4, ठीक है जी। ये सन 4 ने क्या करा, सन 4 की शादी हो रखी है, या शादी कराए नहीं कराए इसकी,
और नहीं कराते, वरना फिर सीधी सिंपल सी इसकी इसकी वाइफ और इधर जो वाइफ है इस बच्चे उसको मिल जाएगा, तो इसकी शादी नहीं करा। कन्वर्ट करने के बाद इसकी, जैसे ये लो इसकी, ये इसकी मुस्लिम वाइफ है, इस मुस्लिम वाइफ से दो मुस्लिम बच्चे हैं, सलीम करीम। ठीक है ना, ऐसा करते हैं। लेट्स से अगर मैं इसकी इधर एक वाइफ हिंदू भी बना दूं तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल झगड़ा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक होगा, ये लो एफ मरता है, इसकी प्रॉपर्टी के सक्सेशन की बात हो रही है, किसमें, सेक्शन 26 में। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो कन्वर्टर है इसके डिसेंडेंट्स, ये जो है ये डिस्क्वालीफाई हो गए। जो जिसने कन्वर्ट किया ये डिस्क्वालीफाई नहीं है, इसको तो मिलेगा। देखो ये मर गया, सिर्फ ये है। हाँ, 1/4 मिलेगा इसको, जैसे 40 एकड़ थे तो 10 एकड़ मिल गई इसको। अब आ जाओ, इसने कन्वर्ट कर दिया, लेट से इसने कभी हिंदू शादी करी नहीं, या फिर मुस्लिम वाइफ ने कभी हिंदू धर्म कबूल ही नहीं किया, या बच्चे भी बेसिकली हिंदू नहीं बने, वो मुस्लिम ही रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी तो मुसलमान हो गया है, प्रॉपर्टी है। तो जो मुस्लिम जो सक्सेशन होता है उसकी हिसाब से जाएगी फिर इसके पास। हाँ, ये ध्यान रखना, हिंदू जो सक्सेशन है वो बहुत लिबरल है, डिसेंडेंट हुए ना। देखो, देखो, अगर मैं सिचुएशन कर लेता हूं, ये लो इसने भी कन्वर्ट कर लिया था, सन 1 सन 2 सन 3, सन 2 ने भी कन्वर्ट कर लिया था, इसको क्रिश्चियन बना देते हैं। इसने शादी वादी कुछ नहीं करी, ठीक है ना, इसके कोई बच्चे नहीं, सिंपल, सही, खत्म, सिंपल हो गया, सही है। लेट से S1 ने भी कन्वर्ट कर लिया, पूरी फैमिली ऐसी है, राइस बैग है ठीक है, ठीक, इसने भी कन्वर्ट कर लिया था, इसके बच्चे थे, सन और डॉटर। ठीक हो गया, ये लो जी। अब सीन क्या है, इसने कन्वर्ट कर दिया था, इसने कन्वर्ट नहीं किया, दोनों ने, सन और डॉटर ने, यानी पोता पोती ने कन्वर्ट नहीं किया। जब सक्सेशन खुलेगा तो इनको मिल जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। अब ये कर लें, क्योंकि ये मर चुका है, अब ये मर चुका है तो इस स्थिति में इनको मिल जाएगा। लेट से इन्होंने भी कन्वर्ट नहीं किया होता और ये मर गया होता तो इनको नहीं मिलता, ये डिस्क्वालिफाइड है दोनों, ऐसा। कोपार्सनरी है, प्रॉपर्टी तो कोपार्सनरी, सक्सेशन की बात कर रहे बेटा, वसीयत की बात नहीं कर रहे। प्रियम्बल में हमने पढ़ा कि इंटरस्टेट कोई मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवोल्व होती है, उसके विषय में ये एक्ट है। वसीयतों में कैसे बांटनी है प्रॉपर्टी, उसके विषय में नहीं है ये एक्ट। पूरे एक्ट के अंदर सिर्फ एक सेक्शन है जो वसीयत की बात करता है, प्रियम्बल में साफ साफ बोल दिया है। ठीक हो गया। लेट से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक फादर है, ये लो एक फादर, सन, सन और सन दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, ये फादर मरता है, बताओ प्रॉपर्टी कहां तक जाएगी। ठीक है ना, यस, सक्सेशन में S3 तक जा रही है। ठीक है जी, लेकिन अगर ये बीच में कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट होने के बाद ये तो डिस्क्वालीफाई हो गए। S2 की प्रॉपर्टी, S2 तो देखो, S2 के तो बच्चे ही नहीं थे, वो प्रॉपर्टी है तो कहां चली जाएगी। ये एस को कोई बदल होगा। देखो, हमने S1 का कन्वर्जन करवाया, ये, हाँ ठीक है, इसमें जो अपने S2 है, जो डबल एस है, तो ये इसका अपने कन्वर्जन करवा, डिस्क्वालीफाई हो, इसको प्रॉपर्टी भी मिली है से, ट्रिपल एस डिस्क्वालीफाई हो गया, तो इसकी प्रॉपर्टी डिसॉल्व कैसे हो? SS की प्रॉपर्टी कैसे डिवोल्व होगी, जिस भी धर्म में गया उसके अंदर लॉज होंगे, उसके थ्रू होगी। मतलब इन दो लोग के साथ डिस्क्वालीफाई है उसके साथ। यस, ठीक है ना। और ये तो मैं कह रहा हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे मुसलमान बन गया। ठीक है जी, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो सकता है आपको कई जगह पे लिबरल अप्रोच के साथ मिल जाए, मुस्लिम एक्ट नहीं मिलेगा, मुस्लिम सक्सेशन नहीं मिलेगा। एक बार मुसलमान की प्रॉपर्टी होगी तो वो उसी की रहेगी, वो उसके मरने के बाद भी इस्लाम की रहेगी, वो उससे कोई नहीं छीन सकता होगा।
ये लो का नेचर है बेसिक, वो एब्सोल्युटली नॉन लिबरल है। ठीक हो गया? सही। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम लगातार पूरे सक्सेशन में ये पढ़ रहे हैं कि लेट्स से प्री डिसीज सन है तो उसके जो बच्चे हैं उनको मिल जाएगा, लेकिन प्री डिसीज सन ही कन्वर्ट कर चुका है, तो ये जो प्री डिसीज सन के जो लड़का लड़की है वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए सेक्शन 26 के, अनटिल अनलेस वो दोबारा से हिंदू धर्म नहीं कबूलते। शेल बी डिस्क्वालिफाइड, ये देखो, शेल बी डिस्क्वालिफाइड, स्क्रीन में देख लेना, फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ देयर हिंदू रिलेटिव अनलेस, जब तक कि वह बच्चे या फिर ये जो वंशज हैं, ठीक है जी, हिंदूज एट द टाइम, वो हिंदू ना हो एट द टाइम जब सक्सेशन ओपन। ठीक है जी, सिंपल। चलो 27, सक्सेशन वन हेयर डिस्क्वालिफाइड, जब हेयर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सक्सेशन कैसे होगा? यदि एनी पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट इट शैल डिवॉल्व एज इफ सच पर्सन हैड डाइड बिफोर द इंटरसेट। ऐसा समझ लिया जाएगा कि सक्सेशन खुलने से पहले ही ये कन्वर्ट करने वाला बंदा मर चुका। क्यों? यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रीडिसीज सन एंड डॉटर के जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। ठीक हो गया जी? 28, डिजीज डिफेक्ट एसेट्रा नॉट डिस्क्वालिफाइड। ठीक है जी, ये जो तीसरा बच्चा बचा हुआ जिसने कन्वर्ट नहीं किया, लेट्स से इसको हेपेटाइटिस है या फिर इसको एड्स जैसी बड़ी भयानक बीमारी है, क्या ये डिस्क्वालिफाइड है? नो, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, इसको प्रॉपर्टी नहीं शामिल है। 29, फेलियर ऑफ द हेयर्स, कोई भी हेयर नहीं है, ना क्लास 1 ना क्लास 2 ना एग्नेट ना कोगनेट ना हाफ फुल यूट्राइन, नथिंग, नो, नो किनशिप। कहाँ? एशीड प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? सरकार को चली जाएगी। ठीक है जी, सिंपल। 29 एबीसी को खत्म कर दो। टेस्टामेंट्री सक्सेशन, देखो जी, टेस्टामेंट्री मतलब वसीयत तो बड़ा है या लिख कर। देखो अगर लिख कर कोई गया है तो जो जैसे वसीयत में लिखा है वैसे ही बटेगी, उसमें लो बनाने की जरूरत नहीं है। बस उस वसीयत को प्रोबेट कराओ, प्रोबेट कराने के बाद जैसे उस वसीयत में लिखा है बांट। ठीक है ना? ये ऑर्डर रूल कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ऑर्डर रूल वगैरह सब लिख के गया हो। ठीक हो गया? हाँ, बस इसके अंदर एक चीज देखने की है कि जैसे ये जो है ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही स्क्रीन के ऊपर, डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिम और बाय हर, ये जो बाय हर है ये अमेंडमेंट में आया है। कौन सी? दो पांच या दो 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 2005 की जो अमेंडमेंट है, जो हिंदू सेक्शन एक्ट की जो मेन अमेंडमेंट है। ठीक है, रेफर कर लेना इसको। ये इनोम कुटुंबा कवारू ये छोड़ दो, इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी, मैं देखता हूँ अगर इसमें कोई केस लॉ भी पेंडिंग तो कर लेते हैं, वरना आगे बढ़ जाते हैं। नहीं है कोई केस लॉ। आओ जरा, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप के ऊपर आ जाते हैं। बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा एक्ट है। ठीक है जी, आ जाओ, इसको खत्म कर लेते हैं। कितने बजे? चलो जल्दी खत्म हो जाएगा, 11 बजे तक खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में अपना अडॉप्शन निपटा लेंगे। मेंटेनेंस मेंटेनेंस रह जाएगा। ठीक है, एक बार हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा ना। कौन सा? पढ़ने का बहुत उसमें। ठीक है ना, वही है, करना तो ये भी है अपने को। ठीक है ना, कल का दिन तो वैसे हिंदू को देना ही पड़ेगा था। चलो, एक्ट कौन सा है? 32/1956। कब असेंट मिली है? 25 अगस्त 1956 को। प्रियम्बल क्या कहता है? एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई सर्टेन पार्ट्स, अंडरलाइन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटेड टू माइनॉरिटी, अंडरलाइन माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, अंडरलाइन अमंग हिंदूज ओनली, सिर्फ हिंदूज की बात हो रही है। कब आया? 7th ईयर ऑफ रिपब्लिक में आया है। ठीक है जी, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड सेम टू सेम है। ठीक है जी, एक्ट टू बी सप्लीमेंटल, ये जो इनसे पहले का जो एक्ट होता था कौन सा? द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, उसके सप्लीमेंटल है, बस ये था, उसके विरोध विरोध में नहीं। एप्लीकेशन सेम टू सेम है, हिंदू की डेफिनेशन एक अलग है इसके अंदर।
ये देख लो 2A करके आएगा इसके अंदर सेक्शन 3 में। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the renacants of the union territory of पुडुचेरी। पौंडीचेरी पुडुचेरी कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन, माइनर मतलब एक बंदा जिसने अभी 18 साल की एज कंप्लीट नहीं करी है। गार्जियन मतलब एक बंदा जिसके पास हैविंग केयर ऑफ द पर्सन है ऑफ ए माइनर और हिज प्रॉपर्टी, यानी कोई बच्चा है उसकी बॉडी की देखरेख करने वाला, उस बच्चे की प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाला, और ऑफ बोथ या फिर दोनों की देखरेख करने वाला। और इसके अंदर इंक्लूड होता है नेचुरल गार्जियन, ए गार्जियन अपॉइंटेड बाय दी वसीयत, ठीक है जी, उसके फादर या मदर के द्वारा। तीसरा, एक गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, डिजियोर गार्जियन, ठीक है जी। दो के अंदर क्या है, टेस्टेटेड गार्जियन, ठीक है जी। और चौथे में आ गया, ए पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच और अंडर इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ठीक है जी। डिफेक्टो गार्जियन आ जाएगा इसके अंदर। नेचुरल गार्जियन सी मतलब गार्जियन मेंशन जो कि सेक्शन 6 के अंदर बताया गया है। ओवरराइडिंग इफेक्ट सेम टू सेम है, जो अभी तक आपने 2 बेरट में सेक्शन 4 में पढ़ा है, वो सेम टू सेम है, ठीक है जी। नेचुरल गार्जियन किसका, हिंदू माइनर का। The natural guardian of the Hindu minor in respect of the minor's person as well as in respect to minor's property, excluding his or her undivided interest in the joint family। देखो सीधी सिंपल सी बात है, इस बेर एक्ट में गार्जियन के 2 पर्पस हैं। एक तो किसी भी माइनर की बॉडी की केयर करना, दूसरा उस माइनर की प्रॉपर्टी की केयर करना। जब बॉडी की बात आएगी तो ध्यान रखना, 2 चीजें आ जाएंगी, गार्जियनशिप और कस्टडी। जब उस बच्चे के शरीर की बात आएगी और उस बच्चे, क्योंकि अगर बच्चा पालना है, शरीर का पालन करना है, तो कस्टडी की बात आएगी। कस्टडी एक सर्टेन एज तक मदर के पास रहेगी प्रेफरेंस, कस्टडी, गार्जियनशिप नहीं, कस्टडी। और गार्जियन कौन रहेगा, गार्जियन फादर रहेगा, फादर के बाद मम्मा रहेगी। जब प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन अपॉइंट करने की बात करेंगे, तो फिर 2 मुहूर्त हो जाएंगे। देखा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, अगर वो जॉइंट इंटरेस्ट में है प्रॉपर्टी, या फिर वो जॉइंट इंटरेस्ट में नहीं है प्रॉपर्टी, किसकी, फैमिली की। अगर जॉइंट इंटरेस्ट ऑफ फैमिली है तो ध्यान रखो गार्जियन अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो सही, वो अपने आप केयर कर लेगी उस प्रॉपर्टी की। अगर जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं है तो ध्यान रखना यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, चलो। आर, इन द केस यदि वो लड़का है और अनमेरिड या फिर अनमेरिड गर्ल है, द फादर पिता, और आफ्टर हिम उसके बाद द मदर, प्रोवाइडेड द कस्टडी ऑफ द माइनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 years, ठीक है जी, शैल ऑर्डिनरली बी विद द मदर। जहां तक कस्टडी का सवाल हो, गार्जियनशिप नहीं, गार्जियनशिप और कस्टडी में फर्क होता है, ठीक है जी। कस्टडी का सवाल रहेगा, वो 5 साल तक लड़का लड़की माँ के पास प्रेफरेंशियल कस्टडी के राइट रहेंगे। बी, इन केस ऑफ यदि इलेजिटिमेट बॉय है या इलेजिटिमेट अनमेरिड गर्ल है, तो अब गार्जियन मदर रहेगी और मदर के बाद फादर रहेगा, वाइस वर्सा है। सी, इन केस ऑफ ए मैरिड गर्ल, अगर मैरिड गर्ल है तो गार्जियन कौन रहेगा, दी हस्बैंड। परंतु यह बता दिया जाता है कि बंदा शैल नॉट बी एंटाइटल नहीं होगा कि वो नेचुरल गार्जियन की तरह एक्ट करे, ठीक है जी, ऑफ ए माइनर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। लेट्स से जिस लड़के के साथ शादी हुई है उस माइनर गर्ल की, ठीक है जी, वो भी माइनर है लड़का, ठीक हो गया, सिंपल। तो बॉडी की कस्टडी तो उस माइनर हस्बैंड को दे दी जाएगी, प्रॉपर्टी कस्टडी माइनर हस्बैंड को नहीं दी जाएगी। प्रॉपर्टी की कस्टडी या फिर प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन कौन रहेगा, उस माइनर लड़की का पिता, लड़की का पिता। प्रोवाइडेड दैट, यह बता दिया जाता है कि कोई भी बंदा वो एंटाइटल नहीं होगा कि वो एक्ट करे एज ए नेचुरल गार्जियन किसका, किसी भी माइनर का, अंडर द प्रोविजन ऑफ इस सेक्शन के अंदर, यदि इफ ही हैज सीज्ड टू बी हिंदू, अगर वो हिंदू नहीं रहा है। इफ ही हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, उसने कंप्लीट और फाइनली त्याग कर दिया है संसार का, द वर्ल्ड बाय बिकमिंग ए हर्मिट, क्या बन के, एक भिक्षु बन के, वानप्रस्थ होकर, या फिर ascetic साधु यति, या फिर सन्यासी बनकर। एक्सप्लेनेशन, इन दिस सेक्शन एक्सप्रेशन फादर और मदर डू नॉट इंक्लूड स्टेप फादर एंड स्टेप मदर, इसको स्टार लगा लेना, ठीक है जी। इसके अंदर केस लॉज हैं जो कि बेरट के अंदर भी क्यों है, आओ जरा एक बार निपटाओ।
देखो जी, गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ कि गार्जियनशिप सवाल आना है तो इसमें से सवाल जरूर आएगा। दूसरा केस गीता हरिहरन के नीचे दिख रहा है, जाजा भाई वर्सेस पठान खान, हरियाणा में पूछ लेते हैं। एक केस लो, लिखो एस एल मोहिनी, एस एल, एस एल श्रीलंका, एस एल मोहिनी वर्सेस वीरेंद्र कंवल, 1997 है जी। ये प्रियम्बल पे है, या फिर जो नेचर है इस पेड़ का उस पे, 1997 सुप्रीम कोर्ट, एस एल मोहिनी वर्सेस वीरेंद्र कंवल। केस तो लिखो रोक्सन शर्मा वर्सेस अरुण शर्मा, रोक्सन, आर ओ एक्स डबल ए एन, सॉरी, आर ओ एक्स ए डबल एन, रोक्सन शर्मा वर्सेस अरुण शर्मा। एक लेडी आती है, वो विजिटर होती है, कहाँ की है वो, अमेरिका या किसी यूरोपियन कंट्री की है, ठीक है जी। वो थोड़े समय के लिए यहाँ पे आती है, गोवा में घूमती है, उसको एक गाइड मिलता है, अरुण शर्मा उसका नाम होता है। दे फॉल इन लव, ठीक है जी, दे हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद उनको बच्चा होता है, जिस बच्चे का नाम उसकी माँ रोक्सन शर्मा रख देती है। बाद में कस्टडी का झगड़ा होता है, कस्टडी क्योंकि बच्चा 5 साल तक का था, कस्टडी माँ को देती है। ये केस अनुराग, अरुण, आज की बात है, आज कुछ चक्कर है क्या तेरा? ये ज्यादा ही फ्री है तू, तेरा पेपर पेपर एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में हो जाता है ना। अरे मम्मी पापा ये भाई बहन माथा टनकाने के लिए होते हैं, कोई बात ही नहीं, ड्यूटी है। ठीक है जी। चेक 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 चेक, लो, फिर कोई केस ही नहीं है, सीधा डील के बाद जेल जाके। आगे आ जाओ। 7, नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन, यस, द नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन हु इज माइनर passes on adoption to the adoptive father and after him the adoptive mother, ठीक नेचुरल के जैसे। पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन की क्या क्या पावर होती है? नेचुरल गार्जियन ऑफ द हिंदू माइनर हैज पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन टू डू ऑल एक्ट्स विच आर नेसेसरी, जो कि जरूरी है या फिर रीजनेबल है एंड प्रॉपर है फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर और फॉर द रियलाइजेशन प्रोटेक्शन और बेनिफिट ऑफ द माइनर स्टेट, बट द गार्जियन कैन इन नो केस बाइंड द माइनर बाय ए पर्सनल कोवेनेंट, ठीक है जी। बिल्कुल कुछ भी एक वगैरह कर सकते हैं उस बच्चे के ब्याह पे, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कोवेनेंट करके बच्चे को बाउंड नहीं कर सकते। देखो, एक बार 3 पढ़ लो, 8 का 3 पढ़ लो। अदर कोई एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर लिया है नेचुरल गार्जियन ने इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1, जो भी सबसेक्शन 1 में लिखा था उसको कॉन्ट्रावेन करके, या सबसेक्शन 2 में जो लिखा था उसको भी कॉन्ट्रावेन कर लिया। ध्यान रखना है, इस डिस्पोजल यह ट्रांजैक्शन कैसी रहेगी? ये वॉइडेबल रहेगी, अंडरलाइन वॉइडेबल एट द इंस्टांस ऑफ द माइनर, ये पिछली बार पूछा है। और एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर, या तो माइनर के बिहाफ पर या फिर कोई भी बंदा जो माइनर के बिहाफ पर क्लेम कर रहा है, ठीक हो गया। ऊपर 8 के 1 में क्या लिखा है कि भाई बच्चे के बेनिफिट के लिए जो नेचुरल गार्जियन है वो कुछ भी कर सकते हैं बच्चे के लिए, लेकिन किंतु परंतु कोई भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट करके बच्चे को बाउंड नहीं कर सकते। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट करके यदि बच्चे को बाउंड कर दिया तो ध्यान रखना वो कॉन्ट्रैक्ट ही या फिर वो एग्रीमेंट ही वॉइडेबल रहेगा। नंबर 2, नेचुरल गार्जियन शेल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट की परमिशन के क्या नहीं कर सकते? मोर्गेज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, ट्रांसफर बाय सेल नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, या फिर अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी माइनर की नहीं बेच पूछ सकते हैं। बी, लीज पे नहीं दे सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी को फॉर ए टर्म जो कि 5 साल से ज्यादा हो, यानी 5 साल के लिए तो लीज पे दे सकते हो आप प्रॉपर्टी, 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं दे सकते हो। या फिर 1 साल से ज्यादा जब बच्चे की माइनॉरिटी खत्म हो चुकी है, बच्चा 17 साल का था जब 5 साल के लिए लीज को दे दिया है, ये लीज वोइडेबल है। क्यों? जैसे ही बच्चा अटेन कर लेगा मेजोरिटी, ठीक है जी, कोई बात नहीं, चाहे 2 साल हुए हैं लीज हुए, या 1 साल हुआ है या 4 साल हुए, कोई बात नहीं, उसके पास पूरा अख्तियार, अगर वो चाहे तो बोलेगा भैया लीज वीज खत्म सब, मैं नहीं मानता लीज। No court shall grant permission to the natural guardian to do any of the acts mentioned in subsection 2 except in case of necessity
और फॉर एन एविडेंट एडवांटेज ऑफ द माइनर। यस, कुछ भी बेचा कुची करनी है तो ध्यान रखना, उसके लिए भी आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और कोर्ट को परमिशन लेते समय क्या बताओगे कि देखो जी यह बहुत ही जरूरी है, नेसेसिटी का केस है, या फिर इससे बहुत फायदा होगा बच्चे को कल। 5 को छोड़ दो 6 को। टेस्टामेंटरी गार्जियन ऑफ देयर पावर एंड देयर पावर, ठीक है जी। एक हिंदू फादर है, वो एंटाइटल है, उसके पास हक है कि वो एक्ट कर सके नेचुरल गार्जियन के जैसे अपने माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन का। वो बाय विल अपॉइंट कर सकता है कोई भी गार्जियन अपने बच्चे के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर की उसके उसकी बॉडी या फिर उसकी प्रॉपर्टी या फिर दोनों, अदर देन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट को छोड़कर, ठीक है जी। नंबर 2, एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव नो इफेक्ट। ये जो टेस्टामेंट यानी वसीयत के थ्रू जो गार्जियन अपॉइंट कर दिया है पिता ने, ठीक है जी, यह अपॉइंटमेंट इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा यदि फादर पहले मर जाता है माँ से, यानी माँ जिंदा है। क्यों? क्योंकि पिता के बाद माँ नेचुरल गार्जियन बन जाएगी। बट यह रिवाइव कर जाएगा यदि माँ भी मर जाती है बाद में और माँ जो है वसीयत के थ्रू कोई भी अपनी तरफ से गार्जियन अपॉइंट करके नहीं जाती। अब ऐसे ही हिंदू विडो का आ जाएगा, ठीक है जी। हिंदू विडो के पास पूरा अख्तियार है क्योंकि वो अब पिता के बाद नेचुरल गार्जियन बन चुकी है उस बच्चे का, कि वो वसीयत के थ्रू एक जो गार्जियन है अपॉइंट कर जाए, टेस्टामेंटरी गार्जियन जो वो अपॉइंट करके चली जाए बच्चे के लिए। लेट से अगर वो ऐसा कर जाती है जो वो माँ ने बेसिकली गार्जियन अपॉइंट किया है वही मान्य हो। लेट से पिता भी करके गया हुआ पहले लेकिन माँ सरवाइव कर गई, ठीक है, माँ ने फिर अपना नया गार्जियन बना दिया, वही मानना चाहिए। लेट से माँ ने कोई भी वसीयत के थ्रू गार्जियन नहीं बनाया तो वो पिता ने जो गार्जियन बनाया वसीयत के थ्रू वो एक्टिव हो जाएगा। आओ जरा एक बार 3 पढ़ लेते हैं। एक हिंदू विडो एंटाइटेड टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर चिल्ड्रन एंड हिंदू मदर एंटाइटेड टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन फॉर माइनर चिल्ड्रन, minor legitimate children by reason of that act that the father has become disentitled to act as such may by will appoint guardian, same to same है 4 के अंदर। a hindu mother entitled to act as natural guardian of her minor illegitimate children, स्टार लगा लेना इसमें illegitimate children है, by will, ठीक है जी। ध्यान रखना जो illegitimate बच्चा रहेगा तो गार्जियन कौन रहेगा? नेचुरल, एंड आफ्टर हर द फादर, ठीक है ना। अगर लेजिटिमेट है तो द फादर एंड आफ्टर हिम द मदर। और ध्यान रखना ये आफ्टर हिम या आफ्टर हर का मतलब मौत मृत्यु नहीं है, बट हाँ नेचुरल। क्रैश कोर्स में ना मैं भी बहुत जल्दी हाँ बोल देता हूँ फिर मेरे को बाद में समझ में आता है क्या सवाल है। नेचुरल फादर क्या होता है? कोई बात नहीं। अगर वो रियल फादर है, रियल फादर की बात समझ लो। अगर वो स्टेप फादर है तो स्टेप फादर की बात समझ लो। अगर अडॉप्टिव फादर है तो अडॉप्टिव फादर की बात समझ, ठीक है ना। अगर इलेजिटिमेट है बच्चा तो हमने ये उसमें भी सेक्शन जे में भी पढ़ दिया है, किनशिप में भी पढ़ दिया है, रिलेटेड में भी पढ़ दिया है कि इलेजिटिमेट बच्चा हमेशा माँ से संबंधित माना जाता है। ध्यान रखना, ये जो आज हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये इंग्लिश लॉज, इंग्लिश कल्चर और बेसिकली क्रिश्चियनिटी से ज्यादा प्रभावित है, ठीक है ना। सीधी सिंपल सी बात है, अगर बच्चे को पिता का नाम ना देकर अगर बच्चे को माँ का ही नाम दिया जाएगा तो इस पूरे पृथ्वीलोक पर से नाजायज बच्चा, नाजायज बच्ची जैसी ये जो एक अजीब सी जो एक कोटेशन तैयार होगी या फिर बोझ से ये खत्म हो जाएगा। कौन कहता है कि भाई जो महामानव भी बोलेंगे, ठीक है जी, भगवान के जैसे होते थे महामानव, कर्ण जो है कौन कौन कहता है नाजायज बच्चा था? सारे कौनते हैं बोलते हैं। तो माँ है उसके पास, बाप हो चाहे ना हो, पुराने समय में जो कितने इंटेलिजेंट लोग थे ना, हमारी तरह नम्सकल्स नहीं थे अरे एकदम नम एंड लो माइंड वो नहीं थे। वो एग्जैक्टली उनको पता था क्या करना है क्या नहीं करना, एक एक चीज रिफाइंड डिफाइंड है। चलो, यहाँ पे मुसीबत क्या है, पहले तो बच्चे को जबरदस्ती पिता का नाम दो, ठीक है ना, फिर उसको टाइटल दो। क्यों टाइटल आएगा? क्योंकि बाप का नाम नहीं मिलेगा, कि उसको बहुत सिचुएशन ऐसी मिलेगी, ठीक है ना। फिर इससे क्या होगा, किसी भी लेडी को अपवित्र कहने का मौका मिलेगा। लॉ में लिखा हुआ है द लेडी नॉट रिमेन्ड अनचेस्ट या नॉट रिमेन्ड चेस्ट, ये लिखा, ये लो लिख रहा है। हाँ, बच्चा बच्चा अडॉप्ट करने की जरूरत है, दे कैन हैव देयर ओन बेबीज बेसिकली।
इस केस में फादर ने काम किया है, फादर की जिंदगी नहीं है। तो पापा हाँ, इसमें बड़ा फेमस केस है एबीसी वर्सेस दिल्ली एनसीआर, फाउंडेशन में हमने किया भी था। ठीक है, इसमें पीटी में नहीं आएगा वैसे, कि इस वजह से मैंने मेंशन नहीं किया, बट अब उसका जिक्र आ गया तो हमने मेंशन कर दिया। ठीक है ना। एक लेडी होती है, वो एक सिंगल मदर होती है, ठीक है जी। अब वो क्या है, वो किसी स्कूल वगैरह में जाती होती है, या फिर अकाउंट वगैरह खुलवाना होता है। अब अकाउंट के अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है कि सन या फिर डॉटर ऑफ, वो नहीं बताना चाहती। वो सिंपल बोलती है कि भाई मेरा ही नाम लिखो। बैंक वाले अकाउंट खोलने से मना कर देते हैं, जिसके बाद वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट अलाउड कर देता है, कोई बात नहीं, सिंगल मदर का आजकल ट्रेंड में चल रहा है, कोई बात नहीं, चलने। बट हाँ, एक 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 छोटा सा पेज है कि ये जो एबीसी वर्सेस दिल्ली एनसीटी है, इस केस के अंदर ये जो सिंगल मदर है, ये क्रिश्चियन लेडी। ठीक है ना। ये पेज है, आप इसको हिंदू में भी मान सकते हो, मुस्लिम में भी मान सकते हो, बट अगेन अगर हिंदू मुस्लिम की बात करोगे तो भैया आप मुस्लिम तो नहीं मानेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। अब हिंदूज की बात करेंगे, लेट्स के कोई साइटेशन वगैरह है। हमारे पास बहुत सारे वो पीपल्स हैं जो बॉलीवुड में काम करते हैं, लाइन से सिंगल मदर्स हैं। वो कभी कुछ जाके कुछ कर हो गया तो हम वो केस पढ़ लेंगे। अभी तक तो ये केस अवेलेबल। ठीक हो गया। चलो, चेक 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 चेक। 5, द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल, ये जो गार्जियन अपॉइंट किया गया वसीयत के द्वारा, हैज द राइट, उसके पास राइट रहेगा कि वो एक्ट करे माइनर के गार्जियन के जैसे, आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर फादर या फिर उसकी माँ, एज द केस में भी, जो भी केस हो, एंड टू एक्सरसाइज ऑल राइट्स, कि वो सारे के सारे राइट एक्सरसाइज करे इसके, ऑफ ए नेचुरल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन होने के, अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं, टू सच एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक, एंड सच सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन इफ एनी, कोई भी, एज आर स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर बताया गया है, एंड और वसीयत के अंदर जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग, द राइट ऑफ द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल शेल वेयर द माइनर इज अ गर्ल सीजेस, कब, उसकी शादी पर। लड़की माइनर ही है लेकिन फिर भी शादी हो, ठीक है ना, हो गई। जो भी गार्जियन बनाया गया उसके राइट खत्म हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि गार्जियन कौन हो जाएगा, उसका पति हो जाएगा। ठीक है, चलो। इनकैपेसिटी माइनर टू एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी, यस। कोई लड़की थी माइनर, उसका एक माइनर लड़के से शादी कर दी गई। ठीक है ना। तो देखो जरा, एक माइनर शैल बी इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। अब ये जो हस्बैंड है, फिर से वही बात, अब ये जो हस्बैंड है, उस, ये माइनर हस्बैंड अपनी माइनर वाइफ की प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन नहीं बनेगा। यह माइनर हस्बैंड अपनी माइनर वाइफ की बॉडी के लिए गार्जियन बन जाएगा। 11, तो लीगली है, इलीगल का है, बिल्कुल वैलिड है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज करवाना इज एन ऑफेंस, हाउएवर, बट एक बार यदि माइनर्स की शादी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितनी बात बोल लो, उनके बीच में फेरे वेरे सब कुछ हो गए। चाहे आप 100 टेक्स्ट लिख दो इसके विषय में कि ये बच्चा बच्ची हैं, इनको तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं है। हस्बैंड वाइफ बनने के लिए सप्तपदी होनी थी तो सप्तपदी हो चुकी है, और कोई दूसरी हिंदू सेरेमनी होनी थी तो वो हो चुकी है। फैक्टम मोलेट का डॉक्ट्राइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। फैक्टम मोलेट का डॉक्ट्राइन क्या कहता है, ए फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड बाय 1000 टेक्स्ट, नहीं डिनाई किया जा सकता। आज हमने कर लिया, आज केस लो भी लिख लिया बेसिक। ठीक है ना। जो पंडित होगा वो उसको प्रिंट करेंगे। फाइन और उसका तो अख्तियार हो जाएगा, फैमिली वालों को भी हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। जेल फैमिली वालों को होगी, दोनों को, अगर होनी है तो। जनरली नहीं होती, अगर प्रैक्टिस की बात करोगे नहीं होती, फाइन लग जाता है, बढ़िया फाइन है इसमें। 2 लाख रुपए तक का एक्सटेंडेड फाइन हो सकता है। अगर स्टेट चाहे तो बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकती है ना, रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। 100 शादियां रुकवानी 1 महीने में, कितने हो गए, 200, 200, 2 करोड़, 2 करोड़ या 20 करोड़। 1 लाख। अच्छा हाँ, 1 लाख, चलो ठीक है जी। चलो आ जाओ। 1 लाख है ना, एक्सटेंडेड टू 1 लाख। अच्छा, 2 साल की सजा है ये इसमें। हाँ हाँ, वो 2 लाख गलत आ गया। हाँ जी, डिफेक्टो गार्जियन 11,
After the commencement of this act, no person shall be entitled to dispose of or deal with the property of the Hindu minor merely on the ground of his or her being the de facto guardian. Yes, de facto guardian होने से किसी को अख्तियार नहीं मिलता है कि कोई किसी की प्रॉपर्टी, किसी यानी जिसका वो गार्जियन उसकी प्रॉपर्टी को डील करना नहीं मिलेगा। 12, गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली। बिल्कुल ठीक बात है जी। देखो, अगर अनडिवाइडेड हिंदू ज्वाइंट फैमिली में प्रॉपर्टी फॉल करती है तो उस प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन अपॉइंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं उस फैमिली के, वो अपने आप उस प्रॉपर्टी को संभाल लें। लेकिन किंतु परंतु प्रोविजन पढ़ रहा हूं, दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू अपॉइंट ए गार्जियन इन रिस्पेक्ट। यस, अगर मान लो सिचुएशन ऐसी है कि भाई ज्वाइंट हिंदू फैमिली तो है बट वो फैमिली अच्छी नहीं है, वो पक्का इसकी प्रॉपर्टी जो है ना अलग अलग गवर्नमेंट को कर देगी, ठीक है जी, तो कोई बात नहीं। अख्तियार क्या है कि हाई कोर्ट में जाओ, एटलीस्ट हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाके उस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए भी गार्जियन अपॉइंट करवा लो। चलो नंबर 13, वेलफेयर ऑफ द माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। स्टार लगा लेना। देखो कुछ भी करना है, चाहे प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन अपॉइंट करना है या बॉडी के लिए गार्जियन अपॉइंट करना है, तो ध्यान रखना बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन है, ठीक है जी। कोर्ट जिस विषय वस्तु को ध्यान में रखकर सारे के सारे फैसले लेगी इन इस केस के अंदर, वह क्या है, पैरामाउंट कंसिडरेशन। कौन सा? बच्चे का वेलफेयर। No person shall be entitled to the guardianship by virtue of the provision of this act or any relating to the guardianship in marriage among Hindus, if the court is of the opinion that his her guardianship will not be for the welfare of the minor। एक बार कोर्ट यदि इस नतीजे पर पहुंच गई कि कोई लड़का, कोई महिला, पुरुष या फिर whatsoever, ठीक है जी, तो ये बंदा एज ए गार्जियन ऑफ माइनर की कस्टडी, केयर या फिर प्रॉपर्टी उसके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो ध्यान रखना वो किसी भी प्रकार का गार्जियन नहीं है, वो डिफेक्टो भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। और डिफेक्टो के पास बेसिकली क्या है, उसके पास तो कोई अख्तियार होता ही नहीं, किसी प्रकार का कोई भी राइट नहीं होता। डिफेक्टो के ऊपर लिख लो जरा, डी मेड, MEDHE, डी मढ़े, MEDHE गौड़ा, मैं लिख देता हूँ गौड़ा वर्सेस डॉक्टर डॉक्टर अंके गौड़ा। 2100 सुप्रीम। ये डिफेक्टो गार्जियन के लिए ध्यान रखना, डिफेक्टो गार्जियन सिर्फ गार्जियन है बाय द फैक्ट ओनली, उसके पास बेसिकली कोई राइट्स नहीं होते। हाँ, बच्चे के एडवांटेज के लिए उसको खिलाए पिलाए मौज कराए, ये उसकी ड्यूटी जरूर। ठीक है जी। आपका एक एक्ट रह गया है, कौन सा? हिंदू अडॉप्शन एंड माइनर। तो गार्जियन जो है ये बीच और में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, फिर तो उसके पास प्रॉपर्टी का राइट आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अगर प्रॉपर्टी के विषय में कुछ डील करना है तो फिर परमिशन लेगा कोर्ट से। हमने ये पढ़ लिया, ठीक है ना, 9 में पढ़ लिया हमने। सिंपल। कल जो है आपका हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। कुछ करता शर्ता और क्योंकि उसमें से भी आ जाते हैं एक आधा मेन मेन पॉइंट उसमें से करा दो, ठीक है। लगभग शायद आधा या पौने घंटे में आपका हिंदू लॉ खत्म हो जाएगा। बाकी बचे हुए में कल हम मुस्लिम लॉ शुरू कर लेंगे। मुस्लिम लॉ में कल सोर्सेज करा दूंगा, कल स्कूल्स करा दूंगा, नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिजेस करा दूंगा, ठीक है जी। और इतना ही हो पाएगा बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि उसका भी टारगेट 3 दिन का ही रहेगा, पूरे 3 दिन के अंदर अंदर अपने को निपटाना है, तो बहुत सारे डायग्राम करने पड़ेंगे, डाइजेस्ट अपने को समझना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि आज का मैं, क्योंकि मेन चीज रिवीजन, रिवीजन का बताओ आप लोग वैसे करोगे ज्वाइन अगर मैं रिवीजन कराऊँ? ठीक है, तो फिर मैं डाल दूंगा, क्योंकि बेसिकली क्या है, अपने जो ADA के बच्चे हैं ना उनकी तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। अब जैसे युक्ति है लड़की, उसकी तरफ से तो आ रहा है क्योंकि वो बिजी है बेसिकली, उसकी जनरल फाउंडेशन की क्लासेस चल रही है, समवेयर शी इज इन्वॉल्व इन एनी कोचिंग, ठीक है जी। तो अब सीन क्या है कि बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे।
हाँ ना ना, वो तो है बेसिकली, तो है। ठीक है ना। बट अगेन देखो, अगर तुम्हारे लिए फ्रूटफुल हो तो करना, लेट्स से अगर फ्रूटफुल नहीं है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना। फिर अकॉर्डिंगली बेसिकली क्या है, फिर मैं इसमें देख लूंगा। ठीक है ना। बस यही है कि क्या ओपन ओपन हो जाए, क्या चल रहा है, कुछ पता लग रहा है क्या रेट वगैरह का? ठीक है। दिल को बहलाने का ये ख्याल भी अच्छा है गाली। ठीक हो गया। सही, तो मैं एक बार, पक्की लगी। मान लो अगर लगनी होती ना, तो अब तक तो मामला बहुत गर्म हो गया होता। मैं, यूट्यूब पर ऐसा जो भी स्टार्टिंग में वो कमेंट्स तो आ रहे हैं, कमेंट्स तो मेरे पास भी आ रहे हैं, लेकिन कोई भी रिट डालने के लिए तैयार नहीं हो रहा सब ये right. है। ठीक है ना। चक्कर ये है कि नो बडी इज रेडी टू फाइनलाइज टॉकिंग वीडियो। ठीक हो गया, चलो ठीक है। तो आज बेसिकली क्या करेंगे, आज मैं एक वो टाइम टेबल बना के आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। शुरुआत में, क्योंकि मुझे नहीं लगता 2 घंटे का सेशन बच्चे सहन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास अच्छा मटेरियल तैयार हो गया है, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया है, गार्जियनशिप एक्ट हो चुका है। ठीक है जी। उधर से अगर बच्चों ने क्लास लगा ली होगी, तो इंडियन हिस्ट्री हो चुका है, इंडियन जियोग्राफी हो चुका है। जियोग्राफी के अंदर भी काफी सारे पोर्शन, जैसे बायोस्फीयर, जंगल, पहाड़, नदियां। ठीक है जी। अब वो अगर बच्चों ने स्टडी मटेरियल वगैरह देखा होगा, ठीक है, एक बार देख लेना आप उसके ऊपर, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पूछ लेना। हाँ, पुराने आप पूछ लो। वही आप उस बैच में हो ना? हाँ बस ठीक, उसमें से देख लो, उसमें स्टडी मटेरियल, ठीक है ना। तो मुझे अभी भी नहीं पता है कि भाई लोअर हैंड। हाँ जी। हाँ जी युक्ति। लोअर हैंड किसने किया था? आपने किया था क्या? या आपने किया लोअर हैंड ऐसे, हैंड रेज मुझे अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। हाँ जी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हो क्या? है ना, जूम वाले पे दिखता नहीं, मान लो सामने वाला अगर वो टाइप कर रहा था, इस पे दिखता नहीं है। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, आप अपने आप को अनम्यूट अनम्यूट भी कर सकते हो, ठीक है जी। अगर आपको टाइप करना है तो आप टाइप भी कर सकते हो। नो, ओके। ओके। बस मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक रेज्ड हैंड देखा, तो मुझे लगा आप शायद कुछ कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मैं आज डाल दूंगा, ठीक है जी। 1 घंटे से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, 1 घंटे में अगेन पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या है, अलग, नहीं देखो, इसमें देखो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अभी दिखाता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये लो, अभी देखते हैं हम। देखो मैं ऐप के अंदर जा रहा हूँ। देखो ये कंटेंट आ गया इसके अंदर। अब ये देखो, ये वीडियोस का अलग है, स्टडी मटेरियल का अलग है। अगर आप स्टडी मटेरियल को क्लिक करते हो, तो हरियाणा जी के वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है ना। अब जब ऐसे हम इसके अंदर जाएंगे, तो ये देखो बहुत सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। ठीक है ना, बहुत कंसाइज उसमें है, जैसे फेमस साइट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं इसको खोलूंगा, तो ये इस हिसाब से आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, आगे आ जाओ, वापस से आ जाओ। अब जैसे इंडियन हिस्ट्री में देख लेते हैं। ये लो, इंडियन हिस्ट्री स्टैटिक। ये देखो बहुत सारी हिस्ट्री ऐसी होती है जो बिल्कुल स्टैटिक होती है। स्टैटिक समझते हैं ना, वो बदलती नहीं है।
अब जैसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन इंडियन हिस्ट्री, मैं इसको क्लिक करता हूं तो क्या खुल जाता है, प्रोडक्शन, सॉरी, ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, प्रोहिबिशन है बेसिकली। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक मिल सकता है इसमें बेसिकली, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपनी उसमें कॉग्निजेंस लगा लेना थोड़ी सी, ठीक है जी। जैसे प्रोहिबिशन लगाया गया है सती प्रथा का, विडो मैरिज एक्ट कब आया है, मॉडलमेंटो सुधार कब आए हैं, ठीक है ना, इस हिसाब से बहुत सारे आपको मिलेंगे। हर टॉपिक पे जितना भी है, ऐसा नहीं है कि आपको उस पर स्टडी मटेरियल नहीं मिले, ठीक है ना। हाँ बस ये ध्यान रखना, मैं पूरी किताब छापने की बजाय क्या है कि बहुत कंसाइज वे में खुद ही डेवलप करे हुए हैं, ठीक है ना, तो वो डाल दिए बेसिकली, ठीक है ना। इनको जरूर देख लेना, वीडियो लगाई और फटाक से ये पढ़ लिए। वीडियो भी क्या है अपनी 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, पौने घंटे की, इस हिसाब से चलती है। ठीक हो गया जी। चलो, होप मैं आपकी क्वेरी को एड्रेस कर पाया। ये कैसे होगा, ये कैसे आएगी ये, हाँ, गॉट इट, ठीक है। फिर भी लेट से अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप अपने एडी वाले ग्रुप के ऊपर, और यदि एडी वाले ग्रुप पे नहीं डालना है मैसेज तो कोई बात नहीं, आप मेरे पास भी डाल सकते, ठीक है। अ, ठीक है, ओके, चलो, सी यू टुमारो। अच्छा, कल की क्लास रहेगी, ठीक है ना, अपने इसकी एडी की क्लास कर लेते हैं, आना हो तो आ जाओ, हाँ कर दो, हाँ हाँ है ना। हाँ ना, मैं सो